शुक्रवार का दिन है, एक दिन कामकाज होगा, फिर 3 दिन की लंबी छुट्टी पे मार्केट वापस से जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा मौका होता है कि आपको लगता है कि शायद बाजार खुले होते हैं। कल कुछ ऐसा ही मौका था। कल जब महावीर जयंती के कारण कल बाजार बंद थे, दुनिया भर के बाजार खुले हुए थे, लेकिन कल यानी कि उससे एक दिन पहले जो हुआ वो नाटकीय ढंग से टैरिफ का मामला ठंडे बक्से में जाता हुआ दिखा। आशीषा, आपको याद होगा, आप इस चीज़ की गवाह भी रही हैं, हमने कई बार आपके सामने बात बोली है कि टैरिफ अगले 10 दिन में गुम हो जाएगा, आपकी चर्चाओं से बाहर हो जाएगा, और अगर रहेगा भी तो सिर्फ ये 2 देशों के बीच का मामला बन के रह जाएगा। ये साफ अब उसी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीफ दिया, 90 दिन का पॉज लगाया, उसका इम्पैक्ट आप 460 पॉइंट ऊपर देख पा रहे हैं, 940, 22,940 पे आपको गिफ्ट निफ्टी दिखेगा। आज ओपनिंग और आज की क्लोजिंग बहुत तय करेगी। आज भले ही सेशन छोटा है, सिर्फ शुक्रवार का सेशन है, लेकिन अगले 15 दिनों के लिए मार्केट्स क्या करने जा रहा है वो आज डिसाइड होगा। तो इसलिए आज के सेशन में ET9 स्वदेश के साथ आप बने रहिएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि बेहतरीन से बेहतरीन मेहमानों को आपके साथ जोड़ें, आराम से जोड़ें, एक साथ ना जोड़ें, धीरे धीरे करके उनको पूरा समय दें अपनी बात रखने का, और ग्लोबल मार्केट्स के कुछ एक्सपर्ट्स को भी जोड़ के आपके सामने इस पूरे मामले को समझने की जरा कोशिश करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स वगैरह भी आपके स्क्रीन पे ले आते हैं, एक बार जरा वो विंडोज़ की फॉर्म में होंगे, आप जरा ले आइएगा। फिर आशीषा आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बता देंगी, जो ज़्यादा सुनना और ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल आप छुट्टी पे थे, हो सकता है कई चीज़ आपसे मिस हो गई होंगी, तो आशीषा उस चीज़ को पूरा कर देंगी। चीन ने 145% का टैरिफ लगाया, और 75 देशों पर टैरिफ की 90 दिन की रोक इस पर मिल गई है, आपको पता ही है। और इसमें हम 26% वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। बड़ा ही रोचक और बड़ा ही नाटकीय ढंग से हो रहा है। अब तो क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाना भी चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। पता लगे 90 दिन में जब तक वापस टैरिफ लगाने की बात आई है, तब तक तो नेगोशिएशन ही हो गया, और वो नेगोशिएशन ऐसा हो गया, और एक्चुअली में समय इसीलिए मांगा गया है 90 दिन, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी स्पीच में बोला कि हमको तो 70 देश अप्रोच कर रहे हैं, और हम ऐसे कैसे उनसे नेगोशिएट कर लेंगे एक साथ एक ही दिन में बैठ के, तो इसलिए हमें थोड़ा समय चाहिए। ये वही समय है एक्चुअली में जो अमेरिका ने लिया है, और ये देखते हैं कि कुछ देश तो शायद इस पर आराम से सेटल भी हो जाएंगे। दूसरा, ये जो लिखा है कि गिफ्ट निफ्टी में तेज़ी है, बट डॉ फ्यूचर्स थोड़े नीचे है, एक्चुअली थोड़ा ब्लेंड हो रहा है। परसों बहुत तेज़ था, आज हल्का हल्का प्रेशर है हर जगहों पर प्रॉफिट बुकिंग का, लेकिन आज हम पहली बार रिएक्ट करेंगे इस रिलीफ पे जो 90 डेज़ का मिला है। दूसरा, फोकस में IT शेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। TCS के ना केवल नंबर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बल्कि IT की ही तो इंपॉर्टेंस है कि वो कितने जल्दी रिएक्ट करता है। अगर आप इन्फोसिस का ADR चेक करेंगे तो रेड है। हालांकि IT की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर US 90 दिन का पॉज देता है तो IT का रिएक्शन क्या। सोना नए शिखर पर पहुंच चुका है, $3200 के आसपास है, और ब्रेंट क्रूड 63 के आसपास है। अगर आप टैरिफ वाले मैटर्स को हटा दें तो डॉलर इंडेक्स, क्रूड, गोल्ड और बहुत सारी चीज़ें आपके हक में चली जाती हैं। देखते हैं आज इन सबका कंबाइंड कॉकटेल क्या करता है। लेकिन टैरिफ वाले मामले से जो रिलीफ हुआ है, विक्स का भी टूटना अभी लाजमी है। अगर विक्स नहीं टूटता तो समझिएगा आज और इम्पॉर्टेंट। अगर आप मेरे से पूछते तो मैं एक विंडो विक्स की भी बनाता, यहाँ पे 5 विंडो क्रिएट करके देता, और उसमें विक्स की इंपॉर्टेंस बहुत दिखाता। विक्स का टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर विक्स नहीं टूटा तो समझ लीजिएगा आज का गैप कहीं ना कहीं और भी संकेत देगा। चलिए आशीषा के पास चलते हैं, ग्लोबल मार्केट्स का पूरा एक ब्यौरा उनसे ले लेते हैं। कल छुट्टी पे थे तो कल भी कुछ हुआ होगा, परसों वाला तो सभी लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए एब्जॉर्ब कर ही लिया होगा। आशीषा, कल क्या हुआ और जरा कंबाइन करके बताइएगा। बिल्कुल डिम्पी, और जैसे आपने बताया, कल वो ऐसा दिन था जहां पर अगर भारतीय बाजार खुले रहते तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखी होती। वेडनेसडे शाम को बड़ी खबर निकल कर आई। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन को छोड़ सभी देशों पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं वो 90 दिनों तक पॉज किए जाएंगे, जिसके चलते उस दिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी तेज़ी दिखी। लेकिन कल फिर एक बार रिवर्सल दिखा अमेरिकी बाजारों में, लेकिन इंडियन मार्केट्स वेडनेसडे के क्लोज को एडजस्ट कर रहे हैं। कल भारतीय बाजार बंद थे, जिसके चलते गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। 450 अंक चढ़कर 22,930 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। अमेरिकी बाजारों के कल के मूव्स की बात करें तो कल फिर से एक बार भारी गिरावट दिखी। डाउ जोन्स भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। S&P 500 में करीब 3.5% की गिरावट दिखी, और नैस्डैक भी 4% से ज्यादा टूटकर बंद होता हुआ नजर आया। कई सारे टेक्नोलॉजी शेयरों में कल के सत्र में भारी गिरावट थी।
लेकिन कल की गिरावट के बावजूद इस हफ्ते अब तक देखें तो S&P 500, डाउ जोन्स, सभी तीनों बड़े इंडिसेस में 3 से 5% की तेजी इस हफ्ते अब तक दिखी है। तो काफी अच्छे दिन रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी। कल गिरावट थी, लेकिन वेडनेसडे के मूव्स को देखें तो काफी अच्छा उछाल अमेरिकी बाजारों में दिखा था। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो ये तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। फुटसी में 3% की तेजी थी। S&P 5 डैक्स की बात करें तो 4.5% ऊपर और कैक भी करीब 3.5% ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन डिम्पी, कमोडिटी मार्केट में काफी कुछ एक्शन है। सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ। याद रखिए, सोना एक सेफ हेवन एसेट कंसिडर किया जाता है, जिसके चलते जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के चलते पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन कल कॉमेक्स फ्यूचर्स $3,200 पर आउंस के पार निकलते हुए तो अच्छी खासी तेजी प्रेशियस मेटल्स मार्केट में दिखी है। वही कच्चे तेल की बात करें तो $60 पर बैरल के आसपास फिसलने के बाद वहां पर भी रिबाउंड दिखा है। अब करीब $63 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन, अमेरिकी बाजार, डोनाल्ड ट्रंप से काफी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई। लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव खबर, 90 दिनों के लिए टेम्पररी पॉज लगाया गया है। 9 जुलाई तक कोई एडिशनल टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे। 10% के जो रेसिप्रोकल यूनिवर्सल टैरिफ है वही इंडिया पर भी लगेगा। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ मैनहट्टन वेंचर पार्टनर्स के संतोष राव भी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। काफी कुछ जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पिछले 2 दिनों में हुए हैं। इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव खबर, लेकिन फिर भी यूएस और चाइना में जो टेंशंस है वो अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं इन सभी डेवलपमेंट्स को और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर किस तरह का दिखेगा? था, आई थिंक उससे ज्यादा कुछ मत लीजिए, क्योंकि ये तो इट वाज अ बाउंस। ये टिपिकली हिस्टोरिकली भी देखें तो ये होता है, व्हेन द मार्केट ड्रॉप्स सो मच, थोड़ा बाउंस तो होता ही है। सम से कि ओवर अ ईयर 26% भी ऊपर जा सकता है। यू सॉ दैट इन 2007, 8, 1987, ये तो ऊपर नीचे तो होता ही है वो, क्योंकि दिस वाज स्टीप बाउंस। बट आई थिंक अंडरनीथ दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी एक बहुत कुछ सीखने को मिला कि देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन डू, एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए। बॉन्ड मार्केट ने प्रीटी मच फेड का काम कर दिया कि you have to be very careful when bond prices were going up so much, dollar was falling। तो वो एक उसी वजह से ट्रंप ने वो रिवर्स करी अपनी वो जो उसके प्लान था, नॉट बिकॉज ही वांटेड टू, बिकॉज ही हैड टू। आई थिंक दैट वाज अ बिग थिंग। सो अभी भी आगे जाके 10% इज गुड। मैं तो पहले से वही बोल रहा था कि 10% अक्रॉस द बोर्ड इज डिफेंसिबल। ओके, यहाँ पे एंड दे कैन नेगोशिएट, यहाँ पे फ्रिंजेस में कहाँ वायलेशन हो रहा है क्या, but 10% you can live with it meanwhile। But whatever he had, the reciprocal tariff was totally unreasonable। It would not have stood the time। तो I think तो देखना पड़ेगा, कल भी गिरेगा मार्केट, क्योंकि ये तो वॉलेटिलिटी होने वाला है और नीचे, और फिर टेस्ट करेगा सेकंड टाइम, विच होता ही है वो। एंड दिस इज अ रिसेशनरी मार्केट, इज अ बेयर मार्केट राइट नाउ। तो ये सब ऊपर नीचे होने वाला है, वॉलेटिलिटी तो बहुत होने वाली है अभी। आपने 2 चीज़ें कही संतोष सर। पहले तो गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम रहेगी, दूसरा रिसेशन वाला मार्केट है। सर, अगर मैं इंडिया के ही सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्या 90 डेज सिर्फ टेबल पे बिठा के नेगोशिएशन करने के लिए दिए गए हैं, या फिर अब 90 डेज के वापस 26% आ जाएगा? अभी तो प्लान तो है 90 डेज के बाद फिर इल गो बैक, बट वो 90 डेज में नेगोशिएट करने वाले हैं। तो सब आई मीन इट विल बी वेरी टारगेटेड एंड कंट्री बाय कंट्री। तो आई थिंक इट विल बी मोर सिस्टमैटिक, एंड शायद कुछ भी ना हो टैरिफ। अगर सब फेयर चल रहा है तो आई थिंक he will compromise in some areas if things are fair, but at the base of it he wants everyone to negotiate। I think वही हो रहा है। तो आई थिंक इंडिया के साथ भी वही होने वाला है। आई थिंक इंडिया हैज बीन प्रोएक्टिव, तो आई थिंक उनको इतना 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 इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है 90 डेज में। आई थिंक दे कैन एडजस्ट, दे कैन कम टू अ कॉमन पॉइंट। तो वैसा ऐसा वैसा होप है।
एंड वैसा एनालिसिस है यहाँ पे कि सम कंट्रीज विल बी ओके बट देयर आर सम वायलेटर्स, बट चाइना इज अ बिग मार्केट। तो चाइना का जो टैरिफ बढ़ाया है वो असर पड़ने वाला है हाईटेक कंपनीज में और ऑल द प्रोडक्ट्स जो आते हैं यहाँ पर। तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी सम डिसरप्शन, तो मार्केट इज गोइंग टू सी दैट। तो वही है प्रॉब्लम, देखना है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं नहीं अक्रॉस द बोर्ड। तो गुड, इट्स नॉट नॉट हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड, बट चाइना इज अ बिग मार्केट, तो वो उससे थोड़ा तो असर पड़ने वाला है, और इंडिया पे शायद नहीं, इतना नहीं। So within 90 days, hopefully there will be a good negotiated tariff regime between the two countries, India and America, and we can live with that. So I think that's the hope. ठीक है संतोष सर, मैं आपकी इस पूरे चर्चा को जरा समराइज कर देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए। पहला आप कह रहे हैं कि इंडिया एक अच्छा नेगोशिएशन कर सकता है, प्रोएक्टिव रहेगा तो बात बन सकती है और इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। आपने कहा जो चाइना के ऊपर टैरिफ है ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये डिमांड सप्लाई और पूरी डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरा पॉइंट आपने बताया कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। चौथा पॉइंट आपने बताया कि मार्केट के अंदर स्पेशली यूएस मार्केट्स के अंदर रिसेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं। आपने ये भी बात भी बताया कि अभी 90% चांसेस हैं, जो 90 डेज जो दिए गए हैं टिपिकली ये नेगोशिएशंस के लिए दिए गए हैं। ये बात आपसे मेरे को अब रफ सब समझ में आई है। बस एक लास्ट में चलते चलते पॉइंट्स आपसे वन लाइनर फॉर्म में जानना चाहता हूँ सर, क्या यूएस मंदी में जा रहा है, मंदी में जा चुका है या फिर मंदी में जाएगा? मंदी यानी रिसेशन, मंदी का मतलब रिसेशन है क्या? मंदी यानी रिसेशन। हाँ, रिसेशन में नहीं, आई थिंक रिसेशन जैसे लग रहा है, अभी अभी गया नहीं है रिसेशन। रिसेशन का डेफिनेशन है कि 2 consecutive quarters ऑफ जीडीपी डिक्लाइन, अभी नहीं हुआ है, वो देखना अभी नेक्स्ट क्वार्टर का देखेंगे जीडीपी रीडिंग। मार्केट अभी, लेबर मार्केट इज स्टिल गुड, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आर स्टिल लो, सेंटिमेंट जरा वीक हो रहा है, बट क्रेडिट कार्ड डेट इज स्टिल काइंड ऑफ स्टेबल। सो अभी रिसेशन में तो नहीं है, पर लोगों को लग रहा है कि शायद जाएंगे। और फेडरल चेयरमैन ने वही बताया कि मेरे को वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पे कंट्रोल लाना है, क्योंकि वो एंकर करना है उसको। क्योंकि अगर सब लोग समझें कि रिसेशन में जा रहे हैं, तो अगर इवन इफ यू आर नॉट देयर, सब लोग कम कर देंगे खर्चा, और वो रिसेशनरी लगेगा एंड इट विल फीड ऑन इटसेल्फ। तो आई थिंक वो दैट्स द मेन थिंग। अभी नहीं है रिसेशन, बट आई थिंक लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है, इफ ऐसा वॉलेटिलिटी चलते गया और पीपल गेट नर्वस। ठीक है, तो ये नजरिया ग्लोबल मार्केट पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा और इंडियन मार्केट्स पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार भारतीय बाजारों में शुक्रवार के सत्र में बिकवाली की थी। करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली दिखी, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के खरीदारी का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। इंडियन मार्केट्स कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स रेजिलिएंट रहे हैं और उसके पीछे की वजह डोमेस्टिक इनफ्लोज ही है। एसआईपी इनफ्लोज अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और डीआईआईज की खरीदारी पिछले कुछ महीनों से काफ़ी स्ट्रांग रही है। लेकिन डिम्पी, एफआईआई डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव हुए हैं और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर आज किस तरह दिखेगा? आशीषा, ये बात इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस तो होती है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस समय अनुसार ज़्यादा हो जाती है और समय अनुसार थोड़ी कम भी हो जाती है। आजकल जो आप फेस देख रहे हो मार्केट के अंदर और टैरिफ वॉर का देख रहे हो, अगर आप 10 बार मार्केट्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे तो कम से कम 7 बार टैरिफ का नाम बोलते हो, 2 बार एफआईआईज का नाम बोलते हो और 1 बार इंडिया की इकॉनमी या फिर जीडीपी या फिर अर्निंग्स के बारे में बोलते होगे। ये एक रफ अनुमान है कि जब भी हम आपस में चर्चा करते हैं तो मेजॉरिटी समय हम टैरिफ पे बता रहे हैं। भले हमारा उससे सरोकार है या नहीं है, हमने उसको जानते या नहीं है, हम पता नहीं उसके बारे में पढ़ते या नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप मार्केट्स में हैं तो टैरिफ नाम की इस बला से आपको रूबरू रोज ही होते हो और आप चर्चा का विषय भी है। तो इसलिए एफआईआईज घट तो गए हैं, जितने थे पिछले 15 दिनों में 50% कम हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआईज की ज़्यादा चर्चा ना तो एंकर्स पूछने के तौर पर करते हैं, ना ही गेस्ट बताने के तौर पर करते हैं, क्योंकि माहौल ही वैसा नहीं है। तो एफआईआईज की होल्डिंग घटी है 21% की। एक किस्म से देखा जाए तो ये अच्छा है। आपको मान लो किसी चीज़ से दर्द होता है और मैं आपका ध्यान भटका के कहीं आपका ध्यान और रखूं और आप फटाफट से पीछे से इंजेक्शन लगा दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। एग्जैक्टली एफआईआईज के साथ यही हुआ है।
एफआईज की होल्डिंग 40% से 20% आ गई। ये आपको पता ही नहीं चला क्योंकि आप तो टैरिफ में फंसे हुए थे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान हम सब सुन रहे थे, या उसका रिएक्शन भी देख रहे थे। तो एक गलत भी नहीं है कि जो दिख रहा है, जो ज़्यादा हावी है मार्केट्स पे, वही होगा भी और वही देखना भी चाहिए। तो फिलहाल एफआईज की होल्डिंग भले 21% आ गई है, लेकिन एक किस्म से ये अच्छा हुआ है कि सब ऊपर से धुएं में ही ये पीछे हो गया। अगर अब वापस से मार्केट को एफआईज को इंडिया में लौटना है, क्योंकि 26% पहले तो 90 डेज के लिए पॉज कर दिया, इन एनी हाउ अगर नेगोशिएशन हो गए तो हम 26% भी नहीं देखेंगे, तो शायद इंडिया में एफआईज का रुख वापस आएगा, क्योंकि मिस्टर गवर्नर ने जस्ट 24 घंटे पहले जीडीपी का अनुमान आपको दिया FY 26 के लिए, जो कि 6.5 है, 6.7 से 0.2% टैरिफ को इंक्लूड करके दिया। अब तो टैरिफ ही अपने आप में ब्लेंड हो गया, तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एफआईज की होल्डिंग आने वाले दिनों में इंडिया में काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी और 20 से वापस 40, 45%, 50% तक भी जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कम से कम 40% तक आते आते निफ्टी यहां से 1000 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। आज थोड़ा गैप है, मैं 22,800 के आसपास मोटा मोटी मार्केट को समझ लेता हूं। 1000 पॉइंट जोड़ूंगा तो 23,800 के आसपास एफआईज भी मेरे को लेके आ सकता है। तो मेरे पास दो चीजें हैं, पहला टैरिफ का रिलीफ या उसका डेल्यूशन या उसकी ब्लेंडिंग, कि आपको सीधा सीधा उसका असर ना आए, और दूसरा इंडियन मार्केट्स अपनी अर्निंग्स दिखा देगा। अगर अर्निंग्स में सब कुछ चंगा सी टाइप रहा तो वो वापस जरूर आएंगे इंडिया के अंदर। तो अगले 1.5 से 2 महीना मार्केट्स में अच्छा प्ले आ सकता है इन्हीं दोनों के बेसिस पर कि टैरिफ के अंदर फेडिंग हो रही है और एफआईज की मार्केट्स के अंदर वापसी हो रही है। तो ये तो पहला पॉइंट था जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने होल्डिंग्स बताया। दूसरा इंजन गाड़ी का है वो डीआईज का रहता है। टिपिकली डीआईज अभी भी 77% से ज़्यादा होल्ड करके बैठे हैं। ये टैरिफ चरम पर चल रहा था जब चाइना के साथ, तब भी बैठे थे। जब चाइना को छोड़ के सभी जगह रिलीफ आया, ये तब भी बैठे हैं। तो मैं डीआईज को ये इंपॉर्टेंस मानूंगा और मेरे को ऐसा लगता है कि डीआईज का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर इतनी बड़ी होल्डिंग डीआईज की नहीं देखी है जो मैं अब देख रहा हूँ, क्योंकि एफआईज की प्रॉब्लम इंडिया ना होके थोड़ा ग्लोबली और भी है, तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स अलग है। बट डीआईज को इंडियन मार्केट के अंदर जो फालतू की फ्रॉड थी वैल्यूएशन के नाम पे, वो हटी है, इसलिए टिके हुए हैं और टिके भी रहेंगे शायद ये। और मेरे को लग रहा है अगर 24,000 भी आ जाएगा तब भी शायद होल्डिंग्स में 2-4% से ज़्यादा की और कमी नहीं आएगी। ये अपने मेंटेन रखेंगे अपनी पोजीशंस को। तो डीआईज की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है एंड थैंक यू डीआईज कि आपकी वजह से काफ़ी हद तक बाजार को कंसोलिडेशन का मौका मिल रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है रिटेल के पास कितना होल्डिंग्स है। रिटेल के पास 57-58% के आसपास की होल्डिंग है। ये आज और अगर 1-2 दिन में एफआईज आ जाते हैं वापस से तो ये थोड़ी कम होगी। ये जैसे 50% के आसपास आपकी पहुंच जाएगी या उसके थोड़ा नीचे, तो आप समझ लेना मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में चला गया है। फिर एफआईज और डीआईज मिल के बाजार को काफ़ी तेज़ी से ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये मैंने रफ में डीआईज का, एफआईज का और टैरिफ वाले मैटर्स को रफ में आपके सामने कैलकुलेट करके रखा है। तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईज जितनी बिकवाली कर रहे हैं उसके ठीक सामने संस्थागत घरेलू संस्थागत निवेशकों का लगातार बाजार को संभालना, लगातार बाइंग करना काफी हद तक सपोर्ट डेवलप करता है। और इस महीने की शुरुआत से अगर देखिए, अप्रैल के महीने की शुरुआत से 4 अप्रैल एक ही दिन को अगर छोड़ दीजिएगा, एफडीआईज ने लगातार खरीदारी का रुख अपनाया है, जहां पर एफआईज लगातार बिकवाली की जा रही है। लेकिन चलिए अब आज के ट्रेड सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिस तरह के सेंटिमेंट्स एक दिन की छुट्टी के बाद अब भारतीय बाजार खुलने वाले हैं। बुधवार का सेशन अमेरिकी बाजार के लिए धुआंधार रहा। आकाश भारतीय बाजार कल खुले होते, वहां पर स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट डेवलप जरूर हुए होते, लेकिन आज के सत्र में अगर आप देखें यूएस मार्केट में कल मुनाफा वसूली देखने को मिली। और अगर बुधवार के सेशन में निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे, क्रेडिट पॉलिसी आई एज एंटिसिपेटेड पॉलिसी थी, बावजूद इसके मार्केट के सेंटिमेंट्स जो थे वो कमजोर रहे। 22,400 के आसपास निफ्टी ने बिकवाली के साथ लाल निशान करीब 150 अंकों की गिरावट पर क्लोजिंग दिखाई। बाजार में निफ्टी के लिए आज सेटअप कैसा होगा डिम्पी? मानसी, निफ्टी का अगर आप सेटअप चेक करना चाहें तो निफ्टी के अंदर अभी भी हम उस जोन से तो बाहर नहीं निकले जहां पे खतरा पूरी तरह से टल जाएगा, ये तो नहीं कह सकते अभी आप। 22,800 वाला चार्ट एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये मैं आपको 2-3 पॉइंट से ही क्लियर करता चलता हूँ, चार्ट भी दिखाते रहना साथ में। पहला पॉइंट,
अगर आप सबको याद होगा तो हमने 3-4 दिन पहले भी ये बात बोली थी, अगले 10 दिन में आप टैरिफ नाम की इस चीज़ को भूल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी शुरुआत कर दी है। पिछले 4 दिन में हमने आपके सामने ये पॉइंट रखा था कि देखेगा कि सिर्फ ये 2 देशों का आपस का निजी प्रॉब्लम बन के रह जाएगा और सारे देश किसी न किसी तरह से अपने आप को इस टैरिफ वाले जाल से बाहर निकाल देंगे। एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। ये 90 डेज सिर्फ नेगोशिएशन के लिए दिए गए हैं और ये नेगोशिएट करके सारे लोग बाहर निकल जाएंगे। आप लिख लीजिएगा, जब 90 दिनों के बाद हम वापस इंडिया और यूएस आपस में टैरिफ की बात बोल रहा होगा तो हम 26% वाली कैटेगरी में नहीं होंगे। ये मेरा अपना अनुमान है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाजार ने के रिएक्शन इस पे दे दिया, बाजार ने भी रिएक्शन नहीं दिया इस पे। तो रिएक्शन कैसे देगा ये आपको मैं चार्ट के जरिए एक बार बता देता हूँ। ये तो बॉटम वाला एरिया है जो ग्रीन कलर की आप लाइन इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मल्टीपल बॉटम है। ये कौन सा है? वही 22,000 का लेवल है। 21,800 से 22,000 का सपोर्ट है। पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से हमने देखा और इसके ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये गैप अप गैप डाउन दोनों चीज़ें हमने दोनों दिन में देख ली है। अभी भी हम खतरे में टले नहीं है क्योंकि हमने 22,800 को पार नहीं किया। जो नीली कलर की लाइन आप देख पा रहे हैं ये वो 22,800 है। आप ऐसा समझ लीजिएगा ये टापू है एक किस्म का, इसके ऊपर चले जाएंगे तो आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आ जाएंगे। इसके अगर नीचे रहेंगे तो आपके पास कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज आपको 3 चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी। पहला कि आप खुलते कहाँ पर हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि गैप अप हो रहा है। भाई ये तो परसों ही पता हो गया था कि आप गैप के साथ खुलेंगे। अनफॉर्चुनेटली कल स्टॉक मार्केट बंद था। क्वेश्चन ये है कि खुलने के बाद क्या होगा, उसके बाद बाजार और चलेगा कि बाजार नीचे आ जाएगा। तो मैं इसका एक लाइन में आपको जवाब देता हूं, उसका एक नंबर है 22,800। आप बंद हुए हो 22,400 पे, 400 पॉइंट का गेन आपको मिलेगा। मैं स्पॉट टू स्पॉट कैलकुलेशन कर रहा हूं, फ्यूचर का लेवल डाल रहा हूं। 400 पॉइंट का अगर गैप मिल जाता है, 22,800 के ऊपर खुलते हो, 1 घंटा 22,800 के ऊपर निकालते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द समय आप देखना 22,800 के ऊपर ही रहोगे और कोई बड़ी बात नहीं कि आप 23,000 की तरफ भी बढ़ो। ये है पहला पॉइंट। अगर 22,800 के हम नीचे खुलते हैं तो क्या होगा, तो ये थोड़ा प्रेशर बनाएगा और हो सकता है अगर 1 घंटा हम 22,800 के नीचे रहे तो वापस से प्रेशर बनाएगा। ये चार्ट के जरिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए चार्ट लेके आइएगा। 22,800 के ऊपर आने पर आपका जो बेरिश पूरा पैटर्न है खत्म हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, और आप वापस से बुल में आ जाएंगे। यानी कि ये एक बार का बेस, ये दूसरी बार का बेस, तीसरी बार का और चौथी बार का बेस आपके काम आएगा। लेकिन अगर जैसे ही इसके नीचे रहेंगे तो वीक होगा। तो आज ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि 22,800 के हम कितना ऊपर और कितना नीचे रहते हैं। आपको लग रहा होगा सर इतनी बड़ी खबर है, सिर्फ आप 22,800 पे आके रुक गए हैं। हाँ, मैं रुक गया हूँ क्योंकि आज का ही ट्रेड डिसाइड करेगा अगले 10 दिन आप कैसे ट्रेड करेंगे। अगर आपने 22,800 के नीचे ट्रेड किया, अगले 10 दिन आपका फोर्स नहीं बनेगा, प्रेशर ही नहीं बनेगा मार्केट का। और अगर 22,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्लोज उसके ऊपर कर रहे हैं, तो अगले 10 दिन के लिए आपका फोर्स बन सकता है शॉर्ट कवरिंग का, और आपकी डेरिवेटिव एक्सपायरी 23,000 की रेंज में जाके होगी और 23,200 300 तक के हमारे अपने निजी टारगेट्स हैं। तो ये रफ मैंने आपको बता दिया कि मार्केट्स की कैलकुलेशंस क्या कहती हैं चार्ट से, और यही एग्जैक्टली आपको डाटा भी कहेगा। आप पुट कॉल रेशियो चेक कर लो, एफ की होल्डिंग चेक करो, आपको सब कुछ ऐसा ही दिखेगा। 4 शेयर F&O बैन में भी हैं, उनमें थोड़ा आराम से काम करना। अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, क्योंकि पोजीशंस काफ़ी लाइट हैं, मैं आपको इसका ना ओपन इंटरेस्ट भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर 1,75,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं तो मिडल ऑफ द एक्सपायरी, मतलब मिडल ऑफ द सीरीज सॉरी, कम से कम 2 लाख होता है। तो 25,000 कॉन्ट्रैक्ट कम है, वैल्यू के हिसाब से आप चेक कर रहे होंगे। यहाँ पे वैल्यू लिखिए, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा हम लाइट हैं, तो इसलिए थोड़ा रेट करेंगे। एक और चीज़ जो आपको आज ध्यान देनी है आशीषा और मानसी, वो है विक्स का टूटना बहुत ज़रूरी है। अरे अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि 90 डेज़ का भैया पॉज दे रहा हूँ, अब तो विक्स तोड़ दो कि अभी भी विक्स खड़ा रहेगा। तो विक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। विक्स का टूटना और कम से कम 17 पे आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाएगा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। और बढ़ता हुआ विक्स ये बताने के लिए सफिशिएंट था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि विक्स खड़ा हुआ, ना जाने पता नहीं अभी और क्या क्या होगा। और हमने रात को डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न देख लिया। अभी भी अगर विक्स नहीं टूटा तो फिर पता नहीं है, फिर से यू टर्न हो गया, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए विक्स पे ज़्यादा ध्यान देना और 22,800 पे ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद तो ना मेरे को सुनने की ज़रूरत है, ना आपको जानने की ज़रूरत है, मार्केट आपको अपने आप बताता जाएगा क्या करना है। तो 2 चीज़ें आज मेरी तरफ से। पहला,
22,800 के ऊपर कितना समय हम निकालते हैं और दूसरा विक्स कितना टूटता है। मैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों को देखूंगा और कुछ नहीं। एक और बात, ऑप्शंस वाले कृपानाथ आज काम ना कीजिएगा, 3 दिन की छुट्टी है, आपकी टाइम वैल्यू खत्म होती जाएगी, इसलिए ऑप्शंस वाले आज थोड़ा सा दूर रहें। आज लेना है तो भले फ्यूचर लेना, ऑप्शंस मत लेना। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स निफ्टी पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए और कुछ रणनीति जहां पर आपको डिम्पी ने बताई। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो ये भी 270 अंक टूटकर 50,250 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया था। लेकिन दिन के निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी भी यहाँ पर दिखी थी। डिम्पी, क्या बैंक निफ्टी में आज के सत्र में आउट परफॉर्मेंस नजर आ सकता है एज कम्पेयर टू निफ्टी? नहीं, आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस की जगह इसमें नहीं है। आउट परफॉर्मेंस की जगह आईटी में है। आईटी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। अगर आप रिकवरी में भी देखोगे तो नैस्डैक 12% उस दिन ऊपर जाके बंद हुआ था। कल हालांकि थोड़ा ब्लेंड हुआ है, 4% टूट गया नीचे, लेकिन फिर भी अगर आप आईटी पे आज मेरा ज़्यादा ध्यान होगा एज़ कम्पेयर टू, अगर इंडेक्स चर्निंग के हिसाब से देखें तो। खैर, मैं बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ना तो इसके पुराने वाले लेवल्स जो कि पैनिक लोज थे वो तो हमने टेस्ट ही नहीं किए, उससे पहले ही अगर हम टूटे तो यहाँ पे आके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे आके फिर से फंस गए, और ना ही हमने डैमेज किया था। आज फिर से यहाँ से ऊपर हो जाएंगे। ऊपर होने में फिर से हम कंसोलिडेशन की रेंज में आ जाएंगे, जो कि 50,800 से शुरू होगी। ध्यान रखा जाए 50,800 और 22,800 इन दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम 50,200-300 के आसपास बंद हुए हैं। अगर 600-700 पॉइंट जोड़ भी दें तो 50,800 के ऊपर कितना रहते हैं ये अगले 10 दिन डिसाइड करेंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, वैशाली मैम भी आ गई हैं, वो भी आपको थोड़ा और गाइड कर देंगी। लेकिन मेरी अपनी जितनी स्टडी है, शायद वैशाली मैम भी इससे इत्तेफाक रखेंगी कि 22,800 और 50,800 के हम जितना ऊपर रहेंगे हम उतना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि हमको थोड़ी शॉर्ट्स की स्क्वीजिंग हो। हालांकि पोजीशंस ऑलरेडी काफ़ी लाइट हैं, तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं आएगी, ये खिसका के बाजार को थोड़ा और ऊपर ले जाएगी। इसलिए बहुत बड़ा एग्रेशन और बहुत बड़े डिप्रेशन की तैयारी ना करना। आज अगर आप विक्स टूट जाता है तो ये बस आज का ही गैप मिलेगा, उसके बाद फिर ठंडा होता जाएगा बाजार। तो इसलिए आज विक्स पे, मार्केट्स के सारे क्रिटिकल लेवल्स पे वेट एंड वॉच के साथ आप काम कीजिएगा। पॉजिटिव व्यूज़ रखा है मैंने और सारे लेवल्स वगैरह अच्छे से बता दिए। आज गैप के बाद खरीदना है क्या सर? गैप के बाद खरीदने के लिए मैंने आपको दोनों लेवल्स बता रखे हैं, 22,800 और 50,800। इन दोनों के ऊपर अगर आप क्लोज करते हो जाओगे, भले लेके चले जाना, तब मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वैशाली पारिक इस बीच मेरे साथ स्क्रीन पर दिख रही है मेरे को। वैशाली मैम, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये बात पहले ही थोड़ा हिंट हो रहा था डाटा से कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं मार्केट वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये यू टर्न भी हुआ, दिख भी गया, लेकिन विक्स नहीं टूट रहा था। अगर आज विक्स नहीं टूटता तो हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि एक और धमाका होगा। अब वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, बट होगा जरूर। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो यस, मार्केट एक्चुअली एवरी डे इज अ रोलर कोस्टर राइड। एक दिन देखे तो निफ्टी टोटली अप है, फॉरेन मार्केट्स, दूसरे दिन देखे तो वापस डाउन है। तो अपने को तो लेवल्स ही देखने हैं। सो नियर टर्म जैसे कि अपनी बात हुई है, 21,800 का जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट, और आज के दिन के लिए रखेंगे तो 22,200 का एक सपोर्ट। और जैसे कि आप भी बता रहे हैं 22,800 का रेजिस्टेंस है। व्यू तो वही है, 22,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस आ रहा है 23,200। सो आपने जैसे आईटी का सेक्टर का भी जिक्र किया, मैं भी आईटी बोल ही रही थी दैट यस ओवरसोल्ड हो चुका है। बट अलॉन्ग विद दैट आप ध्यान देंगे तो इवन एनर्जी इंडेक्स, मतलब रिलायंस ने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया था ऑन वेडनेसडे के, एक स्ट्रेंथ दिख रही थी। अलॉन्ग विद दैट ओएनजीसी, ये सब स्टॉक्स। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, और निफ्टी के लेवल्स में डिस्कस करेगी है। ठीक है, निफ्टी का लेवल ऑलमोस्ट आपके और मेरे मैच कर गए। आप भी कह रहे हैं कि 22,800 की इंपॉर्टेंस है। चला तो हम 23,200 तक भी आएंगे, और आपने सपोर्ट बता दिया जो कि 22,200 का है। विशाली में हम आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? तो मैं एक रेकमेंड करूंगी ऑयल इंडिया।
ऑयल इंडिया टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड है, करेक्टिव मूव भी आ चुका है, डबल बॉटम भी नियरली 335 लेवल्स के ऊपर किया है। सो 349 का जो क्लोज हम देख रहे हैं, ये स्टॉक मैं रेकमेंड करूंगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 335। टारगेट रहेगा 380 टू 400, ये एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। और दूसरा जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो है NHPC, जो 84 के लेवल्स पे चल रहा है, 80 के स्टॉप लॉस के साथ 90 का टारगेट। ठीक है, तो चलिए दो कॉल्स और दोनों खरीदारी की इस वक्त वैशाली जी की तरफ से आती हुई। NHPC 84 के लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली और साथ ही ऑयल इंडिया में भी 349 के लेवल्स हैं, 400 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। 335 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर लगातार फोकस है, जिस तरह से कच्चे तेल की चाल और एनर्जी पैक में ओवरऑल सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब TCS के IT मेजर TCS के नतीजों के साथ रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बाजार जब आज खुलेंगे तो नतीजों पर रिएक्ट करना भी शुरू कर देंगे। कल मार्केट हॉलिडे था, लेकिन TCS ने अपने Q4 के नंबर्स पोस्ट किए और नंबर्स की अगर बात करें और अनुमान के मुताबिक, जिस तरह का अनुमान हम मानकर चल रहे थे, नतीजे आते हुए दिखे। मार्जिन और आय जो है वो सपाट रही, मुनाफा करीब 1.5% घटा। मैनेजमेंट की कमेंट्री, प्रेशर को लेकर क्या कुछ टेकअवेज आए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नतीजों के बाद आपके लिए जो भी जानना ज़रूरी है, सारी की सारी चीज़ें पहले एक बार रिव्यू ले लेते TCS के नंबर्स का और उसके बाद वैशाली जी से नतीजों पर और साथ साथ TCS और IT पैक पर विस्तार से जानकारी भी लेंगे। अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं TCS के नतीजों का रिव्यू लेकर। अंश बताइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो करीबन 0.8% की बढ़त दिखी है, जिसके चलते 64,479 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया है, जो कि अनुमान के हिसाब से ही रहा है। लेकिन अगर हम एबिट और मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे एबिट करीबन 0.4% से घटता हुआ नजर आया है। मार्जिन भी 28 बेसिस पॉइंट से गिरते हुए नजर आए, जिसके चलते यहाँ पे 24.2% का रिपोर्ट किया गया है, जो कि अनुमान से दरअसल नीचे है। तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आई है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें 1.3% की गिरावट दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। डॉलर रेवेन्यू में भी देखें तो वहाँ पे भी 1% की गिरावट दिखी है। एट्रिशन की बात करें तो ये बढ़ता हुआ नजर आया, 13.3% तक आ गया, जो कि थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव बनता हुआ नजर आता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखें तो मैनेजमेंट ने कहा है कि जो नियर टर्म में है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के जो डिसीजंस है वो थोड़े स्लो हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पॉजिटिव चीज़ें भी थे, जैसे कि एनुअल रेवेन्यू देखें तो 30 बिलियन को क्रॉस करता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे डील विन की बात करें तो पहले जो 10.2 बिलियन डॉलर्स का था वो बढ़कर अब 12.2 बिलियन हो गया है और ये अब तक का सेकंड हाईएस्ट डील है TCS के लिए। तो ये भी काफ़ी एक पॉजिटिव खबर यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो FY26 है उसका जो परफॉर्मेंस है वो FY25 के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो काफ़ी एक पॉजिटिव आउटलुक भी यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। मार्जिन गाइडेंस भी देखें तो 26 से 28% का बताया गया है। तो ओवरऑल देखें तो मिक्स परफॉर्मेंस रहा है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी बुलिश होती हुई यहाँ पे नजर आती है। अंश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों के ठीक बाद आपकी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। ICICI डायरेक्ट के हेड रिसर्च पंकज पांडे हमारे साथ है। पंकज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स की शुरुआत होती हुई दिख चुकी है और IT सेक्टर, पंकज, पिछले कुछ दिनों से जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ हैं उसका शिकार IT सेक्टर सबसे ज़्यादा हुआ है। ग्लोबल मार्केट में भी IT सेक्टर में हमने मेजर डाउनफॉल्स देखे और डोमेस्टिक मार्केट पर उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट। TCS के जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसके ठीक बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी कल देर शाम आती हुई नजर आई। ओवरऑल आउटलुक IT सेक्टर और साथ ही TCS के नंबर्स पर आपकी तरफ से। Yeah, hi, good morning. Thanks for having me. जैसे आपने हाईलाइट किया, overall IT index itself is down about 23-24 odd % on a YTD basis, largely because सबसे बड़ा fear यही था कि US में discretionary spending impact होगा, and which is why जो IT companies में 5 से 6% की tier 1 companies की growth थी, वो आगे जाके एक्सपेक्टेशन यही था कि ग्रोथ इंप्रूव या ग्रोथ रिबाउंड जो है FY26 में तो नहीं होने वाला था और FY27 में थोड़ा होने वाला था। आई थिंक विद दैट इन पर्सपेक्टिव TCS के नंबर Q4 के थोड़े रिलेटिवली वीक है, स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट, एंड बट अच्छी चीज ये कि जो इनका TCE सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर काफी अच्छा है, एंड कंपनी जो बोल रही है कि FY26 इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन FY25, तो मेरे हिसाब से वो एक रिलेटिवली बेटर
सिनेरियो पोर्ट्रे कर रहे हैं। हालांकि आपके हायरिंग वगैरह काफी म्यूटेड है, बट जो डील विंस है वो काफी अच्छी है, तो ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ से जरूर दिखेगा। बट इतना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है कि जहां पे हम इसको बाय बोल सकें। आई थिंक आईटी अभी भी काफी अनसर्टेनिटी झेल सकता है। मेरे हिसाब से टीसीएस के नंबर ठीक हैं, बट इतने अच्छे नहीं कि ये बाय बनता है। We take your take over there, पंकज। टीसीएस ने 30 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान भी किया, और इस डिविडेंड के साथ फाइनेंशियल में टोटल डिविडेंड की अगर बात करें, करीब 126 रुपए का डिविडेंड ओवरऑल टीसीएस ने अब तक अनाउंस कर लिया है। साथ साथ डील विंस की अगर बात करिए, रिकॉर्ड पर रही $12.2 बिलियन टू बी प्रिसाइज। लेकिन हायरिंग को लेकर, इंक्रीमेंट्स को लेकर जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, उसके चलते म्यूटेड आउटलुक ही रहा। वैशाली जी, एक टेक्निकल टेक टीसीएस पर आफ्टर क्वार्टरली अर्निंग्स आपकी तरफ से। नो, इट्स वेरी हार्ड टू से बिकॉज अब तक तो ये काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। वीकली चार्ट को भी देखो तो प्रीवियस लो के सपोर्ट के आसपास आ चुका है। सो आई थिंक मे बी द वर्स्ट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन और यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, बट लेट्स सी आज मार्केट में कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ये नजरिया टीसीएस, हमने नतीजे आपके सामने रखे, उसके पीछे फंडामेंटल व्यू क्या है और टेक्निकल नजरिया क्या होगा टीसीएस पर, वो भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। टीसीएस के अलावा कई सारे नतीजे आना शुरू हो चुके हैं, ऑपरेशनल अपडेट्स भी आए हैं, और इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर भी आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, आनंद राठी वेल्थ, अदानी एनर्जी का ऑपरेशनल अपडेट कैसा रहा, और उसके अलावा खबरों के दम पर कौन से और स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले आनंद राठी वेल्थ के बारे में बात करें तो नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं। रेवेन्यू लगभग 22% भागा है और पैट में भी जो है 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। अनुमान ओवरऑल देखा जाए तो एस्टिमेट से बेटर है। एयूएम ग्रोथ भी जो है सिग्निफिकेंटली अच्छा हुआ है कंपनी का, और पैरामीटर्स जो है ऑपरेशनली सभी जो है बीट की गई है एनालिस्ट के एस्टिमेट को लेके। इंटरेस्टिंगली जो FY25 का गाइडेंस दिया था तो रेवेन्यू पैट जो है इनका अचीव हो चुका है जो उन्होंने कहा था, और FY26 के लिए भी गाइडेंस जो है मजबूत है। लगभग 15 से लेकर 20% तक का जो है इंक्रीज देखने मिल सकता है अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स इंक्लूडिंग AUM, बट लार्जली नेट स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं इस कंपनी से। इसके अलावा अगर बात करें तो अदानी एनर्जी के जो ऑपरेशनल अपडेट आए वो भी स्ट्रॉन्ग आया है। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस देखे तो लॉस जो है थोड़ी इंप्रूव की है 4.31% से फोर्थ क्वार्टर पे, और स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस में भी जो है अच्छी इंस्टॉलेशंस आए हैं, और ट्रांसमिशन बिजनेस में अवेलेबिलिटी जो सिस्टम की है वो लगभग 100% की है। तो नेट जो है गुड सेट ऑफ नंबर्स अदानी एनर्जी से आया है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे भी फोकस कर लेते हैं, खास करके मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मा सेगमेंट में। यहाँ पे सन फार्मा की अगर बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो अपील है तो जो उन्होंने की थी एक इंजेक्शन कंपनी से, कंपनी के पक्ष में जो है वो अमेरिकी कोर्ट का फैसला आ गया है। तो आगे जाते हुए जो IQVIA की जो दवा है उसको लेके जो है एक पॉजिटिव नज़रिया बनता है। बायोकॉन की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स US FDA अप्रूवल आई है उनकी बायोसिमिलर प्रोडक्ट को लेके, तो उस पर भी जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में आ सकता है। औरबिंदो फार्मा, यहाँ पे क्यूराटेक बायोलॉजिक्स ने जो है पहला फेज जो है साइकोकिनेटिक स्टडी का कंप्लीट किया है, और ये भी एक बायोसिमिलर मार्केट को लेके पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। तो ये तीनों स्टॉक्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है फार्मा स्पेस में। अगर हम बात करें दीपक नाइट्राइट की तो बोर्ड ने अप्रूवल दी है 2 अहम प्रोडक्शंस की, एक फिनॉल और एक एसीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को लेकर। इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है लगभग 3500 करोड़ की होने वाली है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, एक डेट होगा और एक इक्विटी पोर्शन, दोनों ही देखने मिलेगा। भारतीय हेक्साकॉम के लिए लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। इनकी जो सेल होने की वाली की बात थी, खास करके जो पैसिव इंफ्रा बिजनेस को लेके इंडस टावर को, वो अभी अबेंस में, यानी कि अभी जो है ट्रांसफ़र टाला गया है। तो इस पे जो है नेगेटिव रिएक्शन भारतीय हेक्साकॉम में देखने मिल सकता है। सैंड DLM ने अपनी पार्टनरशिप डॉयश एयरक्राफ्ट के साथ बढ़ाई है एडवांस्ड केबिन के जो है प्रोडक्ट्स को लेके। वही जिंदल स्टेनलेस ने भी जो है 11 मेगावाट का PPA भी साइन किया है। NBCC पे भी नज़र रखिएगा, यहाँ इनको 1504 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने सेल्स किया है नोएडा के एक प्रोजेक्ट में, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो NBCC के लिए सपोर्टिव रहने वाला है। टाटा स्टील, यहाँ पे जो है थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। नीदरलैंड की जो अनाउंसमेंट है, उनके जो नीदरलैंड नाम है वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अनाउंस किया। लगभग 1600 एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ छांटे जाएंगे। कंपनी का कहना है कि लगभग ये कॉस्ट
इफेक्टिव प्रोग्राम होने वाला है, तो इस पे भी नज़र रखेंगे। और आखिर में कोरोमंडल इंटरनेशनल नज़र में रहेगा, जहाँ पे सऊदी माइनिंग कंपनी मादेन के साथ इन्होंने एक बड़ा करार किया है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को लेके। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, जहाँ पे आज आपको एक्शन दिखेगा। कई सारे स्टॉक्स फार्मा सेक्टर से, इसके अलावा आनंद राठी वेल्थ के नतीजे, कुछ ऑपरेशनल अपडेट्स और टीसीएस पर तो हमारी नज़र रहेगी ही। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, ठीक है, थोड़ी देर में उनके पास फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक पंकज जी आपसे पूछना चाहूँगी, हमने टीसीएस पर तो चर्चा की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कमज़ोरी दिखी है, उसके बाद आज रिबाउंड आता हुआ नजर आएगा, 22,900 के पार फिर एक बार भारतीय बाजार खुलते हुए नजर आएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर अब हम बॉटम आउट हो चुके हैं तो कौन से वो सेक्टर्स होंगे ब्रॉडली, अगर आप हमें बता पाए कि वहाँ पर अब थोड़े से लॉन्ग टर्म होराइजन के नए अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं निवेश करने के? जी बिल्कुल, आई थिंक जो 90 डे का एक एग्जेम्पशन पीरियड मिला है काफी पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए, बिकॉज तब तक काफी चांसेस है कि हम अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है डील वो साइन कर पाएंगे। तो मैं मानना चाहूंगा कि हमारे जो मार्केट का बॉटम है वो बन चुका है। हालांकि ये वोलेटिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके जो सबसे दो बड़े इकोनॉमीज हैं जो कि यूएस एंड चाइना है, जो कि 44% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे अभी भी वोलेटिलिटी रहने वाली, बिकॉज अभी भी वो टैरिफ वॉर में एंगेज्ड है। बट स्ट्रक्चरली इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट्स एंड इसलिए मुझे लगता है कि हमारा बॉटम बन चुका है। एंड आई थिंक जो सेक्टरली अगर आप देखें तो एक मेटल एक सेक्टर है जहां पे हमने प्राइसेस देखे हैं कि 4 या 5 हजार रुपए जनवरी से बढ़ चुके हैं, तो एक पॉजिटिव है। देन आई थिंक फार्मा के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी प्रेशर में थे गिवन द फैक्ट दैट कि कुछ टैरिफ आने वाला था। इन एडिशन टू दैट आई थिंक टेक्सटाइल एक अनदर सेक्टर है, बिकॉज टेक्सटाइल में अगर आप देखें चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश ये टॉप 3 एक्सपोर्टर्स थे। एंड कहीं ना कहीं अगर चाइना अभी भी टैरिफ वॉर में एंगेज है तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। आईटी के लिए थोड़ा इंक्रीमेंटल पॉजिटिव है, बिकॉज तकलीफें थोड़ी कम होंगी। बट ओवरऑल सेंस है कि आपके जो फार्मा है प्लस आपके जो टेक्सटाइल है एंड ऑटो एंसिलरी टू सम एक्सटेंट, बिकॉज ओईएम का तो ज्यादा एक्सपोर्ट होता नहीं है, तो ऑटो एंसिलरीज के लिए भी रिलेटिवली पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, तो ये नज़रिया ऑटो एंसिलरी और इसके अलावा कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहां पर ट्रंप का इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले एक टेक्निकल नज़रिया वैशाली से मैं एफएमसीजी सेक्टर पर लेना चाहूँगी। सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में और करीब 1 महीने की ऊंचाई पर बंद होता हुआ नजर आया, 100 डीएमए के पार, और कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा। गोदरेज कंज्यूमर और ब्रिटानिया ये तो टॉप गेनर्स थे। वैशाली, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? तो आई थिंक देखिए, अब तक तो मार्केट काफी अनसर्टेन रहा था, तो फोकस ऑफ कोर्स वाज ऑन एफएमसीजी पावर स्टॉक्स। सो एफएमसीजी काउंटर ऑन द होल बहुत ही सपोर्ट कर रहा था मार्केट को। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज सीपी में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। आई थिंक नियर टर्म रेजिस्टेंस है अराउंड 1250 लेवल्स। एक बार इसको क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक दिस विल गो टूवर्ड्स 1350-1400 लेवल्स एज द नेक्स्ट टारगेट। और दूसरा आपने मुझे पूछा है ब्रिटानिया। सो ब्रिटानिया ऑल्सो हमने देखा दैट लास्ट वीक से एक अच्छी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, बट सिमिलर पैटर्न काफी चल चुका है राइट फ्रॉम 4600 टू नाउ 5350। सो आई थिंक ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, 200 पीरियड का रेजिस्टेंस लेवल। सो हो सकता है अभी दूसरे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सब स्टॉक में थोड़ा रिट्रेसमेंट हुए, बट वंस द स्टॉक मूव्स अबाउट 5350 एंड सस्टेन्स तो इसमें 5800 के नेक्स्ट टारगेट दिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं जो मार्केट्स के अंदर अलग अलग रोल में रहेंगे। कई बार ये डिफेंसिव हो जाते हैं, कई बार ये मॉनसून पे रिएक्ट करते हैं और कई बार आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे साथ राहुल शाह हैं, उनसे पहली बार मुलाकात होगी इस शो में। राहुल भाई, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस 90 डेज़ का पोस्ट का इम्पैक्ट पॉजिटिव होना था, वो हो भी रहा है। कल हम छुट्टी पे थे तो आज हम रिएक्शन आज दे रहे हैं 450 पॉइंट का। सबसे तेज़ रिएक्शन कहाँ पर आएगा, थोड़ा आप बता पाएंगे?
सबसे तेज रिएक्शन और सबसे सस्टेनेबल रिएक्शन कहाँ पर आएगा, जो थोड़ा रुके भी? हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई थिंक जिस तरह आपने बताया तो ऑब्वियसली कि मार्केट तो आज तेज खुलेगा ही। उसमें दो तीन चीजें जो यहाँ से देखनी चाहिए। नंबर वन, जैसे आपने बताया सबसे तेज रिएक्शन, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि बैंकिंग, उसके अंदर मेरे ख्याल से इंडेक्स गिराने के लिए भी मेरे ख्याल से, जैसे इंडेक्स में हाईएस्ट कंपोजिशन बैंकिंग में रहा है, तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स कुड बी द वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। नंबर टू, आप बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी भी बैंकिंग में ही आएगा। जिस तरह से आरबीआई की पॉलिसी देखी हमने, जिस तरह से आरबीआई का कमेंट्री देखा, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम देखते जो लग रहा है हमें कि गोइंग फॉरवर्ड इट कुड बी मच मच बेटर। सब इन्फ्लेशन 4 के नीचे, आरबीआई की लगातार सेकंड रेट कट, स्टैंड उनका अकोमोडेटिव, तो मेरे ख्याल से ऑल द 3 पॉइंट्स प्लेज वेरी वेल फॉर द फाइनेंशियल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखें तो जहां विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग है, तो सबसे पहले देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो हमने देखा कि ये गिरावट में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आउट परफॉर्मर रहा है। आउट परफॉर्मर क्यों रहा है? क्योंकि उसमें देखा है कि हमने जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ की प्रेडिक्शन आई है, तो सस्टेनेबिलिटी लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टरली अपडेट्स भी जितने बैंक्स के आए तो काफी स्ट्रांग जाते हुए देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स स्ट्रांग रह सकते हैं, बैंक्स फॉलोड बाय एनबीएफसीज। एनबीएफसीज को स्ट्रेट बेनिफिट हो जाता है, जैसे ही रेट कट होता है तो इम्पैक्ट उनको बॉटम लाइन पे तुरंत आ जाता है, बिकॉज हाईएस्ट और वो बैंक से रहते हैं। तो मेरे ख्याल से एनबीएफसी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हम देखे, और अगेन इफ आई हैव टू कंपेयर अलोंग विद इट, तो हमने देखे कि रियल एस्टेट के आंकड़े भी आते हुए देखे, जो गोदरेज प्रॉपर्टीज, वो भी काफी ये क्वार्टर के स्ट्रांग आते हैं। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स विल स्टैंड आउट, सस्टेन भी रहेगा, और यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल हो सकता है ये एंटायर फाइनेंशियल एसेट स्पेस के अंदर। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर आपका। ये जो आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियल्स वगैरह काफ़ी लंबा सस्टेनेबल गेम आपको दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हुडको का। एक बार विशाली के पास मैं चलूँगा। विशाली, 2 क्वेश्चन होंगे बैक टू बैक, हाँ आप जरा देखिएगा। फर्स्ट इज हुडको, उसकी क्लोजिंग अच्छी थी और बिल्डअप वगैरह भी ठीक है। आज थोड़ा गैप अप भी खुलेगा और टैरिफ से कोई सीधा सरोकार भी नहीं है। एक बार आपका रिकमेंडेशन हुडको पे। हुडको एज अ डिस्क्लेमर, हुडको हमने रेकमेंड भी किया है हमारे क्लाइंट्स को, बिकॉज इफ यू सी इवन मंथली चार्ट, ये स्टॉक एक वन ऑफ द स्टॉक्स है जो ट्रेंड इंटैक्ट है और एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो नियर टर्म लेवल्स के हिसाब से 200 लेवल पे बाय करना अप्रोप्रिएट रहेगा, और जिनको लेना है तो ये रिस्क एपेटाइट रखनी पड़ेगी। 200 इज एन अप्रोप्रिएट लेवल, 190 का सपोर्ट है, और एक बार 220 को क्रॉस करता है तो 240 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। सो दिस इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, पर अगर जो लंबे समय का भी नजरिया देखे तो आई थिंक ऑन अ ब्रॉड बेस 165 170 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है, एंड दिस स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स 300 लेवल्स आल्सो। विशाली, ये 300 तक भी जा सकता है, आप ये बात बता रहे हैं। तो जिनके पास होल्डिंग्स है ना, वो जरूर ध्यान रखें इस शेयर पे। कई बार ऐसा होता है कि शेयर आपको ना प्लेसमेंट्स होती है टिपिकली शेयर्स की, कि आप उसको स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखते हैं। ये टिपिकली इन्वेस्टमेंट का शेयर्स है, और इसमें आपको वैल्यू हंटिंग करनी चाहिए बजाय इस चीज़ के कि स्विंग हंटिंग करनी चाहिए। स्विंग हंटिंग के लिए अलग शेयर्स पड़े हुए हैं, ये वैल्यू हंटिंग का शेयर्स है, इसलिए इसे बड़ा पैसा बनाने के लिए उतरिएगा। दूसरा एक शेयर है विशाली, वो भी आपसे ही होगा, वो है अपोलो टायर्स। हालांकि मैं पूछना अशोक लीलैंड चाहता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अपोलो टायर्स ज़्यादा तेज़ रिएक्ट कर पाएगा, इसलिए मैं अपोलो पे आ रहा हूँ। अपोलो टायर्स पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन। तो देखिए, दिस टू आई थिंक इज क्रूड रिलेटेड आल्सो, एंड अपोलो टायर स्टॉक्स काफी बीटन डाउन है, एंड अपोलो टायर्स पर से मैं वेरी क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ। वेडनेसडे से हम देख रहे थे एक वॉल्यूम पिकअप है, बुलिश कैंडल भी बनी है, और टेक्निकली हम देखेंगे हायर बॉटम भी बन चुका है। सो 407, तो 390 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर ये व्यू सही रहा, मोमेंटम बना रहा और अप ट्रेंड चालू हुआ, तो आई थिंक ये स्टॉक आप देख सकते हैं 420 440 next targets. ओके, 440 तक के टारगेट्स अपोलो टायर्स। ऑटो एंसिलरी पर फोकस इन दिनों यहाँ पर सेंटिमेंट्स आगे डेवलप होंगे या नहीं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले ऑटो बिक्री के डेटा से अगर आप देखें, काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स ऑटो अप पैक में ओवरऑल नजर आए हैं, लेकिन अपोलो टायर्स 424 पहला लक्ष्य, उसके बाद 440 ध्यान रखिएगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जहाँ बाजार में कमजोरी थी, स्टॉक ने परफॉर्म कर दिखाया था। पंकज, क्रेडिट पॉलिसी एज एंटिसिपेटेड आई, और क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट सेक्टर और ऑटो टू सम एक्सटेंट,
ये तीन स्पेसेस लगातार फोकस में रहते हैं। अब एज एंटिसिपेटेड पॉलिसी, लेकिन मार्केट का मूड माहौल कुछ खास नहीं था, इसीलिए पॉलिसी को मानो डाइजेस्ट कर लिया मार्केट ने। गोइंग फ्रॉम देयर आज के सत्र में तस्वीर बदल चुकी है। यूएस मार्केट्स ऑफ कोर्स एक दिन में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाने के बाद कल मुनाफा वसूली देखी और इस वक्त एम्प्लाइड गिफ्ट निफ्टी देखें तो मजबूती 450 के लेवल्स पर देखने को मिली है। टेकिंग ऑल ऑफ दीज इनटू कंसिडरेशन, अब क्रेडिट पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट पर आपका एक टेक। तो देखिए, बैंक्स या बीएफएसआई स्पेस देखें तो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था अगर आप ये पूरे साल का देखें, बिकॉज ये सेक्टर सिर्फ 1% डाउन था। एंड ओवरऑल पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे आगे जाके जो एक्सपेक्टेशन है करीब 75 बिप्स का रेट कट का है, तो एंड जो लिक्विडिटी मेजर सर का आरबीआई ने लिए हैं वो काफी पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं जो 11% क्रेडिट ग्रोथ थी वो आगे जाके इम्प्रूव हुई होगी। सेक्टर क्योंकि ऑलरेडी चल रहा था, एफआई सेलिंग थोड़ी कम हो गई थी, तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर आपको मिड टीन काइंड ऑफ ग्रोथ डिलीवर करता रहेगा अनलेस कि आपके जो इनफ्लोज हैं सब्सटेंशियली इंप्रूव होते हैं। बट आई थिंक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा पेन देखा था, बिकॉज बिसाइड्स आईटी एक ये दूसरा सेक्टर था जो कि सब्सटेंशियल पेन में था, करीब 24% का डिक्लाइन हमने देखा। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट के लिए सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव है, बिकॉज जो भी आपके आईटी पॉकेट्स हैं, चाहे वो बैंगलोर हो गया या हैदराबाद हो गया, आई थिंक कहीं ना कहीं वहां पे जो एक एक्सट्रीम बेयरिशनेस था कि यूएस में रिसेशन आएगा एंड ये सब पॉकेट्स में इम्पैक्ट हो सकता है रियल एस्टेट, आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होगा सिनेरियो। प्लस रेट कट ऑब्वियसली इनके लिए बेटर है एंड जो भी इनके लॉन्चेस वगैरह हैं वो मेरे हिसाब से ठीक ही रहे, तो ऐसा कोई बहुत नेगेटिव नहीं, तो ये एक सेक्टर अच्छा करना चाहिए। दूसरा मेरे हिसाब से ऑटो इंसिलरी में अगर आप देखें तो ओईएम में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट टाटा मोटर्स के 1/3 जो वॉल्यूम्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका मार्केट से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मेरे हिसाब से सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। प्लस आपके जो ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स हो गए हैं जैसे कि फोर्जिंग स्टॉक हो गया, भारत फोर्ज का जो 40% जो रेवेन्यूज है स्टैंड अलोन एंटिटी का वो यूएस से आता है, या फिर सनसेरा इंजीनियरिंग है 17-18% रेवेन्यूज आता है, या फिर आपका सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन जहां पे 43% जो रेवेन्यूज है इनका यूएस से आता है, या फिर टायर स्टॉक्स हो गए जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, करीब 18% रेवेन्यू इनका वहां से आता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन सब सेगमेंट्स को फायदा हुआ एंड ऑन टॉप ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली पंकज जी, टायर स्टॉक्स पर वैशाली जी ने भी अपना टेक दिया और अब आपका भी पॉजिटिव कन्विक्शन टायर स्टॉक्स और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। वॉलेटाइल मार्केट्स में मूव्स हम डाउनसाइड भी देखते हैं, लेकिन ओवरऑल अंडरटोन जो है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पॉजिटिव ही रहेगा। खबरों वाले शेयर्स आपने जाने, लेकिन साथ साथ ब्रोकरेजेस के रेडार पर कई सारे स्टॉक्स भी हैं और अब रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, तो जो जो नतीजे आएंगे उस पर भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि टीसीएस। रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का ब्यौरा लेकर। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टीसीएस से, जहां पर कल टीसीएस ने अपने Q4 के नंबर अनाउंस किए थे और उस पर कुछ ब्रोकरेज नोट आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नुवामा का क्या कहना है। तो नुवामा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 4050 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि अगले 1 से 2 क्वार्टर पर जो डिमांड है वो वीक रह सकती है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है उसमें जो है पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और टीसीएस जो है करंट लेवल जो है वैल्यूएशन में टीसीएस का वो काफ़ी अच्छा है और जो FY27 का जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट 21 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन है उसके नीचे है। इसी के साथ साथ मोतीलाल ने भी जो है टीसीएस में रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 3850 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और जो लार्ज साइज है टीसीएस का और जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है वो एक अच्छी पोजीशन में है, जिससे और ये जो है हेल्प करेगा कंपनी को मीडियम टर्म में ग्रोथ करने के लिए। और FY25 से 27 का कंपनी का जो रेवेन्यू है USD में वो ग्रो हो सकता है अप्रॉक्स 3.1% CAGR से, और जो EPS है वो ग्रो हो सकता है 6.8% CAGR से, और जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है 25.3% पर FY26 में। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहाँ पर
मोतीलाल ओसवाल ने जो है इस पे इनिशिएट किया है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 5100 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी जो है लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग मॉडल से जो है इंडिजिनाइज वन पर फोकस कर रही है, और उनका जो नासिक फैसिलिटी है उसमें कंपनी जो है एक्सपेंड कर रही है, जिससे कि जो प्रोडक्शन है कंपनी का एयरक्राफ्ट का उसमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और ये जो फैसिलिटी है फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में ऑपरेशनल हो सकता है। और जो HAL का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो 29% CAGR से ग्रो हो सकता है बिटवीन FY25 से लेकर 27 तक, जो कि कंपनी को हेल्प करेगा फास्ट ग्रो करने में। और जो रेवेन्यू फ्रॉम रिपेयर और ओवरऑल है और स्पेयर्स है वो 5% CAGR से ग्रो हो सकता है। और जो कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो 25.9% पर रह सकता है FY25 में, और 27.4% पर रह सकता है FY26 में, और 27.6% पर रह सकता है FY27 में। थैंक्स फॉर दैट रविंदर। सो TCS पर न्यूवामा, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई हैं, और साथ ही सरकारी कंपनियां, डिफेंस क्षेत्र, शिप बिल्डिंग स्पेस लगातार फोकस रेडार पर भी रहे, और इसी तर्ज पर HAL पर भी एक रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है। वैशाली जी, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वेडनेसडे सेशन में कोचीन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक, इन स्टॉक्स पर भी हमने देखा एक मोमेंटम तो देखने को मिल रहा था। HAL की ही बात करें, 5100 तक के टारगेट्स भी ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ पर देखे जा सकते हैं। डिफेंस, शिप बिल्डिंग, इस स्पेस पर आपके पसंदीदा प्लेयर्स कौन से हैं? Excuse me. I think HAL comparatively is a very strong stock. HAL is one of the topmost stocks जो हमारी preference list में है, और trend wise technically अगर हम बात करें तो ये भी एक खरीदारी का मौका है। 3800 का support आता है, near term support, और very likely previous high जो 5500 है वहां तक जा सकता है, and perhaps even higher. So HAL is one of the stocks. इसके अलावा मज़गांव डॉक्स, BEL, ये सभी स्टॉक्स में हमारी कवरेज है और हम रेकमेंड करते हैं। मैसगांव डॉक, BEL, ये सारे स्टॉक्स पर कवरेज ज़रूर है, लेकिन पसंदीदा काउंटर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और कंपनी स्वदेशी मॉडल पर खास तौर से फोकस बढ़ा रही है, और इसी के चलते एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ाने पर नासिक प्लांट का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन भी किया है, जिस पर खास फोकस है। और ये पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स हैं जो कि HAL को ऑन टेक्निकल बेसिस एंड फंडामेंटल बेसिस दोनों ही मजबूत बनाते हैं। राहुल, हाय, गुड मॉर्निंग। पिछले दिनों हमने काफ़ी सारा वॉलेटाइल माहौल ग्लोबल मार्केट में भी देखा, डोमेस्टिक मार्केट में उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भी आता दिखा। मानो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए बड़ा ही ट्रिकी था ये पूरा का पूरा सिनेरियो। एवरी डिप फील्स डेंजरस, लेकिन एवरी रिकवरी प्रूव्स दैट इट वाज वर्थ इट। इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करूंगी, और अब क्या डोमेस्टिक प्लेयर्स या चाइना +1 थ्योरी पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा और एक्सपर्ट्स की पैनल पंकज पांडे, राहुल शाह और वैशाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार बाजार पर आपको सपोर्ट करने के लिए, मार्केट के हर मूव पर अपनी एनालिसिस लेकर। इस वक्त अगर आप देखेंगे बस चंद मिनटों में मार्केट में प्री ओपन लेवल्स आपके स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। गिफ्ट निफ्टी गुरुवार के एडजस्टमेंट के चलते तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 450 अंकों की मजबूती। हालांकि एशियाई बाजार में हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली जापान के बाजार कमजोरी का रुझान दिखाते हुए, चीन के बाजार सपाट और साथ ही अच्छा खासा एक्शन दिखाने के बाद बुधवार के सेशन में काफ़ी मजबूती दिखाने के बाद कल यूएस के मार्केट्स में मुनाफा वसूली। इन सारे के सारे सेंटिमेंट्स का डोमेस्टिक मार्केट पर आज एक दिन की छुट्टी के बाद कैसा असर पड़ेगा, और अगला हफ्ता भी ट्रंकेटेड है। सोमवार और शुक्रवार 2 ट्रेडिंग सेशंस नहीं रहेंगे, मार्केट हॉलिडे रहेंगे। सो छोटे हफ्ते हैं, 4 ट्रेडिंग सेशन ही हैं इस हफ्ते, अब आज के सत्र को लेकर और अगले हफ्ते को लेकर। चलिए लेकिन आज के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट, राहुल, गुड मॉर्निंग। अब बात हो रही है कि चाइना +1 थ्योरी फिर से प्ले आउट हो सकती है। मार्केट ग्लोबल सेटअप काफ़ी वॉलेटाइल है, तो डोमेस्टिकली जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं, उस पर नज़र होनी चाहिए। ओवरऑल हमारे माध्यम से आपको सुन रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, व्यूअर्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे आप? सो मेरे ख्याल से डेफिनेटली हम देखें तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रैटेजी एक सिंपल है कि जो डोमेस्टिक थीम वाला जो लेआउट है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इट शुड वर्क आउट। तो काफी टाइम से मैंने आगे भी डिस्कस किया, फाइनेंशियल्स,
इज द टॉप ऑफ द लीग। सेकंड मेरे ख्याल से काफी टाइम के बाद कंजम्पशन एज अ थीम, डोमेस्टिक कंजम्पशन एज अ थीम, सो आफ्टर अ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3-4 साल के बाद मुझे लग रहा है कि दैट थीम शुड प्ले आउट। जैसे हमारा चैनल चेक सजेस्ट कर रहा है कि Q4 तो मेरे ख्याल से Q3 के जैसा ही रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स पोस्ट दिस मेरे ख्याल से उसमें मोमेंटम दिख सकता है। तो काफी सिलेक्टिव रहेंगे, जैसे पेंट्स के शेयरों में, जैसे मेरे ख्याल से आप देखें तो ऑयल के गिरावट के बाद मेरे ख्याल से काफी मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी भी सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा बहुत वहां पे मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। तो ऐसे सिलेक्ट पॉकेट्स के अंदर जैसे मैंने पेंट के शेयर्स रहेंगे काफी हद तक मेरे ख्याल से। FMCG कंजम्पशन के स्पेस में देखेंगे तो लीवर मेरे ख्याल से काफी अच्छा रह सकता है। सो व्हाट विल हैपन इज जो डोमेस्टिक थीम है वो प्ले आउट होगा। सेक्टर्स कहाँ पे थोड़े वॉलेटाइल रह सकते हैं और जो सबड्यूड रह सकते हैं टिल द टाइम द टैरिफ थिंग इज नॉट सॉर्टेड इज ऑब्वियसली वन इज आपका मेटल, सेकंड इज फार्मा एंड थर्ड इज IT। ये तीनों सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन वॉलेटिलिटी के भी अंदर भी मुझे लग रहा है कि काफी सारे हद तक दैट कुड बी अ स्टॉक स्पेसिफिक प्ले आउट rather than the sector specific। तो मेरे ख्याल से सिलेक्ट काफी सारे स्टॉक्स के अंदर अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एंड लास्टली आई थिंक कैपिटल गुड्स, मेरे ख्याल से लास्ट 2 साल का जो मार्केट का डार्लिंग था कैपिटल गुड्स, और हमने जिस तरह से P मल्टीपल पे ट्रेड होते हुए देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स आफ्टर आपका एक बात हुआ है वैल्यूएशन करेक्शन, और कहीं ना कहीं सिलेक्ट स्टॉक्स के अंदर यहाँ से फिर से मोमेंटम बिल्ड हो सकता है। एक है जिसमें से मुझे पसंद है वो LNT आप देखें तो मेरे ख्याल से आई थिंक 3000 के लेवल पे आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। उसको ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ कैपिटल गुड्स को इन टर्म्स ऑफ एंटायर ये टैरिफ वॉर में कुछ ज्यादा कुछ मुझे नहीं लग रहा कि उनको कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो आई थिंक overall, I think India should outplay well in this kind of uncertainties, and we should be get impacted least, जो हम सभी लोग बता रहे हैं और हमें भी ऐसा लग रहा है। तो मेरे ख्याल से सिलेक्ट पॉकेट्स में लार्ज कैप प्लेस के अंदर खेलना चाहिए। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज टाइम देने के लिए। ठीक है, शिवांगी शारदा जो कि वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल हैं, उनको हम जरा स्वागत करते हैं उनका, और उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। शिवांगी की इंटेलिजेंस फ्यूचर्स मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा है, टेक्निकल्स को काफ़ी अच्छा समझती हैं। शिवांगी, आज लगता है चेंज ऑफ अ प्लेस है फिर से, मुंबई टू कोलकाता, सिटी ऑफ अ जॉय। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी ऑफ जॉय में ही हूँ मैं, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जॉय में हूँ। हाँ, वो आपके चेहरे से पता लग जाता है, जैसे ही आप मुंबई से कोलकाता पहुंचते हो आपके चेहरे से हम पढ़ लेते हैं कि आप कोलकाता में ही हैं। बाय द वे, आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, लॉन्ग वीकेंड भी है। आज थोड़ा सा हम आपसे समय ले रहे हैं, आपकी फैमिली से थोड़ा माफ़ी मांग लेते हैं ऑन एयर ही कि शिवांगी का हमने समय ले लिया, आपके पास वो समय बिताने के लिए आई थी। अच्छा शिवांगी, इन बिटवीन हमको जरा ये बता दीजिए कि आज जब गैप होगा उसके बाद क्या करना चाहिए। क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि गैप के बाद क्या करें एक्चुअली। जी बिल्कुल डिम्पी, हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में ऑफ कोर्स ये वीक काफी वॉलेटाइल रहा है विद गैप डाउन्स एंड गैप अप्स, बट ओवरऑल अगर हम देखें सपोर्ट पे अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि कॉल राइटर्स अपने पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखेंगे, बट कुछ सेक्टर्स और पॉकेट्स में हमारा ध्यान रहना चाहिए। इंडेक्स में ऑफ कोर्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम बाय ऑन डिक्लाइन कर सकते हैं, बट मेरी राय यही रहेगी कि हम ओवरनाइट कम पोजीशंस कैरी करें, क्योंकि हम एक ऐसे वीक में जा रहे हैं जो अगेन ट्रंकेटेड है, और हमारे ग्लोबल मार्केट्स ओपन रहेंगे जहां हमारी मार्केट्स क्लोज रहेंगी, तो ये रिस्क भी हमें मिटिगेट करना इम्पोर्टेंट समझना होगा। तो ओवरऑल अगर हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें या फिर हम स्ट्रैटेजी बेस्ड प्ले आउट कर सकते हैं निफ्टी में, ओवरऑल स्ट्रेंथ है सपोर्ट जोन्स पे, तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हम अप्लाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस है, और यहाँ पे फाइनेंशियल स्पेस में नजर रहनी चाहिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स भी काफी पॉजिटिव है। दूसरी ओर हम अगर एविएशन काउंटर्स को भी नजर रख सकते हैं, और थर्ड सेक्टर जो काफी पॉजिटिव लग रहा है वो है कंजम्पशन स्पेस। तो इसी तरह से डाइवर्सिफाई करके हमें अपने पोजीशंस को हेज करना चाहिए।
ठीक है शिवांगी, अपने शेयर्स के साथ साथ मेरे को थोड़ा ये भी बताइएगा, आज आईटी का कोई ट्रेड है आपकी लिस्ट में? आईटी पे काम करोगे आज आप? जी बिल्कुल, आईटी स्पेस की बात करें, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स मूवमेंट की वजह से काफी एक रब ऑफ देखने को मिला था। पर अगर यहाँ पे हम कुछ हैवी वेट या मिड कैप आईटी नाम दोनों ही देखें तो यहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिली है, और ये वीकनेस परसिस्ट हुई है पिछले 4 महीनों से। हमने देखा है कि कहीं भी छोटे बाउंस में भी ये टिक नहीं पाया है हायर जोन्स पे। तो हालांकि आज हमें एक इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर मिलता है, बट पोजिशनल बेसिस पे आईटी में फिर भी हम वेट एंड वॉच है, क्योंकि लंबी अवधि का चार्ट स्ट्रक्चर अभी नेगेशन होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें। इंडिकेटिव टिक्स भी चल रहे हैं इन बिटवीन, आपको मैं बता देता हूँ करीब 270 अंक अभी दिख रहा होगा निफ्टी आपको। अभी सेटल नहीं हुआ, 2-2.5 मिनट के बाद ये भी सेटल हो जाएगा। मेरा रफ अनुमान है कि करीब हम 22,800 के जस्ट नीचे खोलेंगे, ऊपर नहीं खुलने जा रहे हैं। तो 22,800 के अगर नीचे खुलते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। इन बिटवीन बैंक निफ्टी के अंदर भी टिक्स आना ऑलमोस्ट शुरू हो रहे हैं, और 393 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी है, यानी कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर खोल रहा है बस। अगर आप परसेंटेज में चेक करोगे ना तो 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है बैंक निफ्टी जो ऊपर खुल रहा है, और जो निफ्टी खुल रहा है वो सिर्फ 1.25% है। और ये 22,800 तो बहुत दूर की बात है कि 22,700 पे ही फ्रीज हो गया। तो अभी तो इसको एक पड़ाव पार करना बाकी है। आज गैप मिल जाता तो बहुत अच्छा मिलता। खैर, नवरत्न शेयर आपका इंतजार कर रहे हैं, पहले नवरत्न शेयर देख लेते हैं, फिर पंकज भाई से भी करेंगे बातचीत, और आदित्य अरोड़ा भी स्क्रीन पर आ गए हैं, उनसे भी बातचीत होगी। पहले नवरत्न शेयर। तो बिल्कुल टीसीएस पे नज़र रहेगी। यहाँ पे जो है नंबर देखे तो रेवेन्यू इनलाइन आया है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं, और ओवरऑल जो है छोटी अवधि में डिमांड पर असर ज़रूर संभव हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स हमने देखा था ओवरनाइट मार्केट्स में भी और यूएस मार्केट्स में भी जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम बिग टेक स्टॉक्स में देखने मिला, तो शायद वो रब ऑफ टीसीएस में भी कर सकता है। आनंद राठी वेल्थ, यहाँ पे जो है नतीजे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। Q4 नंबर्स की पैट 30% बढ़ गई, और FY26 का भी जो गाइडेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिया गया है। लगभग 15 से लेकर 20% तक का ग्रोथ रेवेन्यू, पैट और AUM तीनों में ही बोला गया है। सन फार्मा की बात करें, जो इंजेक्शन हुई है लेक्सलवी वाली ड्रग को लेके, वो अब लिफ्ट हो गई है। अब जो है ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा इनके लॉन्च के लिए, खासकर कि यूएस मार्केट्स में। बाइकॉन ने भी यूएस FDA अप्रूवल आई है उनके ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो के बायोसिमिलर के लिए, स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। वही हम बात करें दीपक नाइट्राइट की, तो कंपनी यहाँ पे एक फिनॉल एसीटोन और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का एक बड़ा प्लांट लगाएंगी। 3500 करोड़ का इक्विटी और डेट के जरिए जो है इसे फंड किया जाएगा। भारतीय हेक्साकॉम के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे जो पैसिव इंफ्रा बिजनेस जो इनको बेचना था इंडस टावर को, वो ट्रांसफ़र अभी टाला गया है, तो स्टॉक के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव है। NBCC लगभग 1180 यूनिट्स की जो है बिकवाली की है रेसिडेंशियल, और कुल वैल्यू जो आता है लगभग 1504 करोड़ रुपए का आता है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही टाटा स्टील की बात करें तो उनके जो नीदरलैंड्स आर्म है वहाँ पे कॉस्ट कटिंग प्रोसीडियर चल रहा है, जहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करने के कारण जो है लगभग 1600 जॉब्स जाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस और कॉस्टिंग वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट आएगा, तो टाटा स्टील के लिए भी सपोर्टिव है। आखिरी स्टॉक HL रहेगा हमारा, बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दी है, इसका कवरेज शुरू किया, लक्ष्य रखा है 5100 रुपये प्रति शेयर का, और अब जो है लाइसेंस बिजनेस मॉडल की ओर जो है कंपनी जाने वाली है, तो उस पर एक बुलिश नजरिया बनता है। जो आपका HL और इस HL पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, फंडामेंटल एक्सपर्ट ने भी अपना पॉजिटिव नज़रिया जताया है। थैंक यू ये सारे के सारे शेयर्स नवरत्न की सूची में बताने के लिए। देखिए, TCS के साथ साथ IT सेक्टर तो आज फोकस में रहेगा ही, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडेक्स की अगर बात करें, ये रेसिप्रोकल टैरिफ का सिलसिला जब चला था उस समय फार्मा स्पेस था जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहा था, क्योंकि फार्मा स्पेस अलग था। लेकिन उसके बाद जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये बयान आया कि जी फार्मा इंडेक्स पर तो हम ऐसा टैरिफ लगाएंगे जो सोचा भी नहीं होगा, तब से फार्मा की सेहत खराब हुई है। अब सन फार्मा, बायोकॉन जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। देखते हैं इस स्पेस में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते बाजार खुलने के साथ। 45 रुपये की मजबूती के साथ रुपया खुला है। MCX पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तो कमोडिटी मार्केट में बुलियन मार्केट एक्शन में है और मजबूती रुपए में भी देखी जा रही है। आदित्य अरोड़ा एक और एक्सपर्ट हमारे साथ हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। आदित्य, 4 मिनट बचे हैं बाजार खुलने के लिए, क्विकली आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताएं। Very good morning to you and to everyone.
आई थिंक बाजार आज काफी दमदार खुलने वाला है। बहुत दिन बाद थोड़ा अलग रंग से बाजार चलेगा। तो मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी वो रहेगी दीपक फर्टिलाइजर। आई थिंक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में काफी एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला प्रीवियस सेशन में। तो दीपक फर्टिलाइजर के साथ एक बुलिश राय रहेगी। इधर 1159 में इसको बाय कर सकते हैं। 1100 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1220 का। ये रहेगा पहला स्टॉक। दूसरा फार्मा स्पेस से, लेबोरेटरी स्पेस से डॉक्टर लालपत लैब। कुछ 10-20 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है विद स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। तो इसको बाय कर सकते हैं 2667 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2500 का और टारगेट रहेगा 2830 का। सीए हैं आदित्य की तरफ से। आदित्य, एनबीसीसी पर भी एक राय दीजिए। न्यूज फ्लो के चलते फोकस में रहेगा, प्री ओपन में मजबूती के साथ ट्रेड भी कर रहा है। एनबीसीसी पे पॉजिटिव रहेगी पर थोड़ा सा प्राइस को सेटल होने दे। कई बार होता है गैप अप के बाद प्राइसेस डिक्लाइन कर जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, चेज नहीं करें। स्टॉप लॉस यहाँ रहना चाहिए 85 का और पॉजिटिव नजरिया है स्टॉक पे। ठीक है, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये दोनों शेयर्स भी आज हल्के हल्के गैप के साथ कर रहे हैं ऊपर। देखिए, छुट्टी का इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि आपको बहुत बड़े गैप नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा निराश होने की बात नहीं है कि कितना बड़ा आप दूसरे मार्केट्स को देख रहे हो तो बड़ी हैरानी हो रही होगी। उन्होंने तो 4-4% रिएक्ट किया है। यूरोपियन मार्केट्स जो टिपिकली कम रिएक्ट करते हैं उनके बाजार में 4-4% रिएक्ट किए हैं। तो हमने तो यहाँ पे 2% भी एथिकली नहीं जोड़ा, और जो गिफ्ट निफ्टी भी आपको 2% दिखा रहा था वो भी नहीं जोड़ा। हो सकता है थोड़ा स्लो मूवमेंट रहे पहले स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आ जाए। तो इसलिए विक्स को ज़रूर देखना आज आप। मोर द विक्स टूटेगा, हायर द मार्केट चलेगा, ऐसा समझ लेना आप। एक लाइन समझ लो आज सिंपल सी, विक्स को जितना कमज़ोर करेंगे उतना काम आएगा। अगर विक्स रहेगा ना ऊपर, बोले विक्स तो नहीं टूटेगा सर, अभी डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं, तो फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 1-1.5 मिनट रह गए मार्केट ओपन का। एक ही क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ, पंकज भाई से मेरी बात ही नहीं हुई सुबह से। पंकज जी, एक बैंक वाला शेयर बता दोगे जिस पे आपकी स्टडी है, थोड़ा जल्दी बताइएगा, फिर मार्केट ओपन हो रहा है। हमें काफी अच्छा लगता है, तो ओवरऑल ये मैं पसंद करता हूँ। बाकी एनबीएफसी में आई थिंक श्रीराम फाइनेंस है जो कि हमें अच्छा लगता है। और इन संकेतों में सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाने की पूरी की पूरी तैयारी करते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टील सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी, स्पेस, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि प्री ओपन में अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से ही संकेत मिल रहे थे और भारतीय बाजार के लिए इनफैक्ट यूएस मार्केट ने जो चेयरफुल एटीट्यूड दिखाया वेडनेसडे सेशन, कल बाजार बंद जरूर थे लेकिन एक मूव तो पॉजिटिव बनता ही है। और ये बात तो तय है कि फर्स्ट हाफ एटलीस्ट ऑफ द मार्केट जो है वो चेयरफुल भारतीय बाजार के लिए 22,694 यानी कि 22,700 के ही नजदीक खुलने की पूरी तैयारी करता हुआ निफ्टी 300 अंकों की मजबूती क्लियरली ऑन दी फेस ऑफ इट शुरुआत में ही नजर आ सकती है। उससे ज्यादा भी देखेंगे लेवल्स किस तरह फेस होते हैं। 400 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और क्रेडिट पॉलिसी को डाइजेस्ट जरूर किया था, लेकिन हो सकता है कि आज उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बाजार देखने की कोशिश करे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर भी रहेगी, वहां पर एक इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर भी फोकस रखेगा जरूर। टीसीएस नंबर्स आए, नंबर्स के ठीक बाद पूरा का पूरा आईटी सेक्टर एंड टीसीएस इन पर्टिकुलर फोकस रेडार पर रहेगा। इस पर ब्रोकरेजेस की कमेंट्री भी आना शुरू हो चुकी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री के ठीक बाद टीसीएस और इसके अलावा छोटी मझौली और लार्जर आईटी प्लेयर्स पर किस तरह का इम्पैक्ट बनता है, इस पर खासतौर से नजर रखनी होगी। सन फार्मा, बायकॉन जैसे काउंटर्स खबरों के दम पर आज के सत्र में एक्शन में रहेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स मजबूती के साथ खुलता हुआ बाजार की शुरुआत 22,700 के पार 22,755 के लेवल्स पर निफ्टी में करीब 400 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी 650 अंकों की 700 अंकों की मजबूती दिखाते हुए 50,860 के लेवल्स पर और साथ ही सेंसेक्स में 1100 अंकों की तेजी के साथ कामकाज। ब्रॉडर मार्केट्स में स्मॉल कैप मिड कैप का खेमा भी अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे 700-800 अंकों की मजबूती मिड कैप में, परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स भी खुलता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा भारी 1985 एडवांसेस के सामने महज 84
डिक्लाइंस इस वक्त। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए। मजबूती का रुझान फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस पर भी देखने को मिल रहा है। आउट परफॉर्मेंस सेंसेक्स ने 1100 अंकों का, उसके ठीक बाद बैंक निफ्टी में भी मजबूती का रुझान और साथ साथ निफ्टी में भी एक्शन पैक कामकाज देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बाजार की चाल को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक हीट मैप के तौर पर आपको सेक्टर्स भी बताएंगे, लेकिन मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर सबसे आगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स खड़े हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स। थोड़ी देर पहले पंकज जी से बैंक्स फाइनेंशियल्स का जिक्र भी किया था जस्ट बाजार खुलने से पहले, और अब देखिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में मजबूती का एक्शन। NSE इंडिसेस का ट्रैकर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक निफ्टी एंड IT। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे मेजर सेक्टोरल परफॉर्मर्स की अगर बात करें, हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे आगे खड़ा है फार्मास्यूटिकल इंडेक्स। अभी बाजार खुलने से ठीक पहले सन फार्मा, ल्यूपिन का जिक्र करते हुए हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि फार्मा स्पेस में आज शुरुआत कैसी होगी, इस पर नजर रखते हैं। आउट परफॉर्म करता हुआ फार्मा स्पेस, मेटल, रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑटो इन दिस ऑर्डर, और साथ साथ IT सेक्टर में भी मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा का हीट मैप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स को भी लेकर आए। मेटल पैक में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के हीट मैप को देखें और ओवरऑल अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखेंगे, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर कैटेगरी में एक्शन पैक कामकाज। सबसे आगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स से जुड़े स्टॉक्स आप पाएंगे। उसके ठीक बाद आप पाएंगे फार्मास्यूटिकल स्पेस, सन फार्मा, सिप्ला, टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त मेजर आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। टाटा ग्रुप की कंपनियों में खबरों के दम पर एक्शन भी है और इस वक्त अगर आप देखेंगे मेजर प्लेयर्स, मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में ये स्टॉक्स भी शामिल हैं। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी को अगर आप देखेंगे वहां पर भी मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन में अच्छा खासा एक्शन, ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और मिड कैप का खेमा एक बार देख लेते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं गैन फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, कॉर टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनिंदा कंपनियां अच्छा एक्शन दिखाते हुए। बेहद अच्छी शुरुआत मार्केट की, करीब 350 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने शुरुआत की है। अच्छा एक्शन बैंक निफ्टी में भी और सेंसेक्स में 1100 अंकों की मजबूती के साथ जबरदस्त इस वक्त मार्केट की पॉजिटिव स्टांस के साथ शुरुआत होती हुई। एक लेवल तो निफ्टी बैंक ने पार कर लिया जो कि 50,800 का था और 50,900 पे आके ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी भी वो कोशिश कर रहा है कि 22,800 के ऊपर आ जाए। 22,770 का लेवल है, 450 पॉइंट ऊपर है। तो भले ही आज ओपनिंग गैप बहुत बड़ा ना मिला हो, लेकिन उसके बाद बाजार ने उस गैप को फेड नहीं किया, ये एक अच्छी बात है। और एक क्रिटिकल लेवल्स है, दोनों रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा 50,800 और 22,800। आदित्य अरोड़ा कर रहे हैं शुरुआत, फिर शिवांगी और साथ ही पंकज से एक वैल्यू हंटिंग वाला एक वैल्यू पिक भी उनसे पता करेंगे। आदित्य, आपके ओपनिंग ट्रेड आज के। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बाजार में ओपनिंग गैप बाजार ने सस्टेन किया है, वो एक एनकरेजिंग साइन है। इसके चलते मुझे एक कैंडिडेट पसंद आ रहा है UPL केमिकल स्पेस से। इसको बाय किया जा सकता है 630 में। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 609 का और इधर टारगेट रहेंगे 660 से लेके 670 के। ओके ठीक है, UPL ये एक अच्छा प्ले हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं आप मेरे से पूछे ना कि अगर चाइना और US की लड़ाई होगी तो एक सेगमेंट कौन सा है जो सबसे बेहतरीन पोजीशन पे इस समय, तो मैं बोलूँगा केमिकल्स। चाइना के ऊपर जितना टैरिफ लगेगा, इंडिया केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा। SRF, टाटा केमिकल्स, UPL, दीपक नाइट्रेट, ये सारे शेयर नोटिस करने वाले होंगे। आदित्य की रीडिंग भले टेक्निकल हो, लेकिन इसके पीछे फंडामेंटल थ्योरी भी काफ़ी बड़ी लेवल पे काम कर सकती है। ये सारे के सारे शेयर टर्न अराउंड भी कर सकते हैं भविष्य में, ध्यान रखिएगा। इन्हीं सभी शेयर्स पे UPL ऑलरेडी रिकमेंडेशन में आ चुका है आपकी। शिवांगी, आपकी तरफ से मार्केट खुलने के बाद का ट्रेड। अनम्यूट कर लो एक बार शिवांगी प्लीज आप। जी, फाइनेंशियल स्पेस ऐसे मार्केट में काफी रेजिलेंट रहे हैं, तो यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस। इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार पिछले 3 दिनों से काफी एक अच्छी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है।
शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद, और अब स्टॉक जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगर हम इसका लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 महीनों से कंसिस्टेंट यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है और काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है। ये वीक इनफैक्ट एक काफी अच्छे शॉर्ट कवरिंग नोट में भी हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग हो रहा है। ऑफ कोर्स आज के टिक का वेट करेंगे, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी है यहाँ पे। 9200 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं 8700 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो बजाज फाइनेंस भी एक और ट्रेड होगा। थोड़ी देर पहले आपको जो पंकज जुड़े थे या उससे पहले भी राहुल भी हमारे साथ जुड़े थे, तब भी वो बता रहे थे कि आपको थोड़ा फाइनेंसेस वाले कंपनीज पे ध्यान रखनी चाहिए। और शिवांगी एग्जैक्टली आपको बजाज फाइनेंस का एक ट्रेड दे रही है। 9200 का टारगेट है, यहाँ से करीब 350 रुपये बनते हैं और 8700 का स्टॉप लॉस है। तो पैसे ज़्यादा आएंगे, जाएंगे कम। रेशो काफ़ी ठीक रखी है। और थोड़ी देर पहले आदित्य ने भी आपको यूपीएल का एक ट्रेड दिया है। तो ये तो दो उनके अपने छटे हुए शेयर्स हैं जो उन्होंने बताए हैं। कुछ पोजीशंस और बढ़िया से ट्रेड बन रहे हैं, मैं आपके सामने रखूंगा और ये सारे शेयर्स आप जरूर चेक करते रहना। हाँ, जो भी मैं आपके सामने भी शेयर्स रखूंगा लॉन्ग साइड के, स्पेशली जहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं। एक बार जरा दिखाइएगा पीआई इंडस्ट्रीज़ 5% ऊपर है। ट्रेड हाथ से निकल गया क्या आदित्य? पीआई इंडस्ट्रीज़ ट्रेड हाथ से निकल चुका है या अभी और चलेगा? नहीं डिम्पी जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रेड हाथ से निकला है, क्योंकि केमिकल्स में मूव बस स्टार्ट हो रहा है। पोजिशनल नजरिया बनाया तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी दम बचा है, स्टीम इज लेफ्ट। तो आज के दिन तो सेल ऑफ आ रहा है ऊपर के लेवल से, तो मैं इंट्राडे के लिए तो इसको बाय नहीं कहूंगा। बट अगर नजरिया कुछ 1-2 हफ्ते का है, 1 महीने का है, तो बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं 3460 में। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 3260 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 3660 से लेके 3750। एक शेयर मैं और भी देख रहा हूँ, एक्चुअली है वो फार्मा का, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अभी फार्मा स्टॉक्स को पूछने का, क्योंकि अभी वो पेंडिंग है उनके खिलाफ जो फैसला होना है। उन्होंने कहा है कि वो फार्मा पे लगाएंगे, लेकिन बाद में पॉज लगा दिया। तो जो पॉज लगाया है वो फार्मा, अभी मेरे को पूरा जजमेंट नहीं आ रहा उसका, इसलिए मैं उसको पूछ नहीं रहा। नहीं तो सिप्ला मेरी लिस्ट में एक है। चलिए मैं कोई दूसरा शेयर पता कर लेता हूँ जहाँ पे पोजीशंस काफ़ी अच्छे से बन रही हैं। उस शेयर के अंदर अगर आप देखेंगे केपीआईटी टेक, एक बार जरा शिवांगी आप इसको चेक करोगे केपीआईटी टेक को? जी बिल्कुल। पूरे टेक्नोलॉजी आईटी पैक को अगर हम देखें, यहाँ पे एक फॉलो अप मोमेंटम मिसिंग है। हालांकि यहाँ पे हमने देखा है कि 3 दिनों से एक शॉर्ट कवरिंग मूव की ट्रिगर तैयारी हो रही है, बट ओवरऑल मोमेंटम जो है वो फिजल आउट हो जा रहा है। केपीआईटी टेक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लगातार पिछले 7 महीनों से इसने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाए हैं। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे जिस तरह से हमने गिव अप होते हुए दिखा है या हायर जोन्स पे रिजेक्शन देखा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है अभी भी वीक टू कंसोलिडेटिव मोड में ही रहेगा। अपसाइड जो है वो कैप नजर आ रहा है। केपीआईटी टेक और टीसीएस के नतीजों के बाद पूरे आईटी सेक्टर पर आज नजर, लेकिन याद रखें गोल्ड फाइनेंसर्स को लेकर आरबीआई गवर्नर की तो कमेंट्री थी, उसके बाद ड्राफ्ट सर्कुलर भी निकाला और मनप्पुरम फाइनेंस में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है। लेकिन मुथूट फाइनेंस स्टॉक की बात करें तो 6.5% लुढ़क चुका है ये स्टॉक 2005 के आसपास कारोबार करता हुआ, और निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल। शिवांगी, क्या राय होगी मुथूट फाइनेंस पर? जी, फाइनेंशियल स्पेस में काफी एक अच्छा एक्शन और मोमेंटम है मुथूट फाइनेंस की। अगर लेकिन हम बात करें तो लगातार हमने देखा है कि थोड़े बहुत न्यूज बेस्ड ट्रिगर बनते हुए दिखे हैं, और 2 दिनों से यहाँ पे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट बिल्टअप होने की पूरी संकेत हुई है। तो ओवरऑल सपोर्ट लेवल्स ब्रीच हुए हैं। एक पूरे अपने स्पेस में, अपने पूरे सेक्टर में एक अंडर परफॉर्मर रहा है ये लगातार पिछले 2 हफ्तों से। तो यहाँ पे मेरी नजर रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं। तो जब तक ये 2000 के ऊपर होल्ड करता है, हम थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर 2000 अगर टूटते हुए नजर आता है तो थोड़ी और वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है 1900 तक के लेवल्स के लिए।
नजरिया मनप्पुरम फाइनेंस 1900 तक के लेवल ज्यादा वीकनेस इस स्टॉक पर नजर आ सकती है, लेकिन फार्मा सेक्टर जहां पर पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी थी टैरिफ को लेकर, वो आज के सत्र में सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर रहा है। और दो स्टॉक्स पर आदित्य मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एक है ग्रैन्यूल्स इंडिया 4.5% ऊपर निफ्टी फार्मा इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल, और सन फार्मा में भी 4% से ज्यादा की तेजी दिखी है। ग्रैन्यूल्स इंडिया और सन फार्मा, इन दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकल्स पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, ग्रैन्यूल्स इंडिया में बाय का व्यू बना सकते हैं। स्टॉक ने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, ऑल्दो 453 454 स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस है, तो इंट्राडे या इस तरीके से बाय नहीं करे, पोजिशनली यहाँ पे एक बाय का नजरिया बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसको बाय कर सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 452.50। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 427 का, और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 485 से लेके 495 के। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर ये टेक 485, उसके बाद 495 तक जाने का भी दमखम, करीब 5% की तेजी के साथ ग्रैन्यूल्स इंडिया का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता है। निफ्टी 22,800 के पार इस वक्त निकल चुका है, करीब 400 अंकों की मजबूती नजर आ रही है। स्लो एंड इवेंचुअली मजबूत शुरुआत के बाद ये मजबूती जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सारे के सारे इंडिसेस पर एक नजर होनी चाहिए। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स करीब 5% की कमजोरी दिखा रहा है, तो कंसर्न्स जो हैं विक्स की तरफ से भी छटते हुए हमने देखा था पिछले दिनों 65% का सर्ज इंडिया विक्स में देखने को मिला था। फियर सिनेरियो था और वहां पर बाजार ने रिएक्ट भी किया था, लेकिन वहां से इस वक्त अगर देखेंगे 7.25% की कमजोरी वॉलेटिलिटी में इस वक्त क्लियरली नजर आ रही है। इस बीच टाइटन के स्टॉक को पुल अप करना चाहेंगे। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, इट्स गुड टू सी यू एंजॉयिंग योर वेकेशन। टाइटन पर आपका एक टेक जरूर जानना चाहूंगी। एक तो इन दिनों मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, सेफ हेवन के तौर पर लिटरली गोल्ड सिल्वर की तरफ अब झुकाव बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। इनफैक्ट पहले भी भारत तो देश है जहां पर सोने चांदी पर एक अलग ही सेंटिमेंट होता है भारत के नागरिकों का। MCX पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला है वैसे, और विदेशी बाजार में भी गोल्ड सिल्वर में हम मोमेंटम ही देख रहे हैं। टाइटन पिछले दिनों कंपनी के क्वार्टरली अपडेट्स आए जो कि अच्छे रहे। इनके 3 सेगमेंट्स हैं, ज्वेलरी, वॉचेस, आईवेयर, जिसमें सबसे ज्यादा ज्वेलरी सेगमेंट में 25% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिली। 1.5% की तेजी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए, और अगर नई पोजीशन बनने की कोई आपके हिसाब से अपॉर्चुनिटी है तो? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। एंड गोल्ड प्राइसेस के आई थिंक लेवल्स को मैं बहुत ही क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ द लाइफ। बट ऑब्वियसली गोल्ड एक सेफ हेवन बनते हुए दिख रहा है ट्रेड टैरिफ्स और टेंशंस के बीच में। और हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है वो थोड़ी बहुत उसमें सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। बट गोल्ड बीइंग अ सेफ हेवन, यहाँ पे एक पार्किंग ऑफ फंड्स देखने को जरूर नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है। डेरिवेटिव्स वाइज अगर हम डेटा चेक करें तो यहाँ पे एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट शेड हुए हैं शॉर्ट साइड में, और टेक्निकली भी वीकली बेसिस पे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी यहाँ पे अब बिल्टअप हो रहा है, क्योंकि 3200 पे एक रिजेक्शन लेवल्स था टाइटन में। पिछले 3 बार से हम देख रहे थे कि यहाँ से स्टॉक जो है एक गिव अप होते हुए दिख रहा था, पर इस बार कहीं ना कहीं ये होल्ड कर रहा है, तो ये काफी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नजर आ रहा है स्टॉक के लिए भी। ओवरऑल मोमेंटम जो है नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड अबाउट 3350 तक के लेवल्स के लिए, और 3150 के एक क्लोज सपोर्ट के साथ। शिवांगी, हमें बिल्कुल पता है गोल्ड प्राइसेस को आप इस वक्त तो काफ़ी डीपली ट्रैक कर भी रही होंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपने अपनी शॉपिंग कर ली है, क्योंकि ये तो एक तरफ मजबूती पर ऑन हाई एवरी डे, हर प्रतिदिन हम देख रहे हैं सेंटिमेंट जो है घरेलू बाजार में बढ़ते जा रहे हैं। महंगा हो जाएगा सोना आपके लिए लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। को लेंडिंग के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। आरबीआई ने सभी बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए नया ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया है। क्या होगा इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क में, इसके मायने क्या हैं, सारी की सारी खबरें लेकर अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने को लेंडिंग को लेकर नए फ्रेमवर्क पर प्रस्ताव जारी किया है और यहाँ पर कमेंट्स मंगाए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि पहले जो को लेंडिंग का अरेंजमेंट्स होता था वो बैंक्स एनबीएफसीज के बीच होता था, लेकिन अभी जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर टाई अप हो सकता है। तो वो सजेशन दिया गया है इस फ्रेमवर्क में। साथ ही साथ जो टाई अप था वो उन लोन्स को इंक्लूड करता था जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। अब इस तरीके की कोई बंदिश नहीं है, सारे लोन्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो लोन्स 100 करोड़ तक के हैं वो तो इंक्लूड होंगे, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर के किसी तरीके के मल्टी बैंक्स के कंसोर्शियम हैं, वो लोन दिए गए हैं, वहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि आप को लेंडिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही जो नए रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे कमर्शियल बैंक्स पे, एआईएस पे, एनबीएफसीज पे, एचएफसीज पे, यानी कि जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वहाँ पर ये अप्लाई होंगे। और रिटेल, एमएसएमई, कॉरपोरेट लोन्स और जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर के बियॉन्ड लोन्स थे वो सब इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स को लेकर भी एक गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सर्कुलर आया है और वहाँ पर भी बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक्सपैंड किया है अपने होराइजन को, और न सिर्फ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बल्कि बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, वो भी यहाँ पर भागीदारी दिखा सकते हैं। बिल्कुल अंकुर, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो को लेंडिंग के नियमों में बड़ी बदलाव है और आरबीआई ने सभी बैंक्स एनबीएफसीज के लिए नए ड्राफ्ट सर्कुलर्स जारी किए हैं, जिसके चलते फोकस रेडार पर तो है ही बैंक्स और एनबीएफसीज की। अगर बात करें आदित्य, पिछले दिनों हमने देखा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के लिए नतीजों से पहले क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला आना शुरू हुआ। फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, ओवरऑल सारे बैंक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे। क्रेडिट सिनेरियो अब भी इस वक्त मजबूत तो नजर आ ही रहे हैं। एक इंडसइंड बैंक के कमजोर थे अपडेट्स। कैसे देख रहे हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स को और लार्जर प्लेयर्स एज वेल एज स्मॉलर प्लेयर्स में अगर कोई पसंद आता है? बैंकिंग स्पेस में माहौल काफी गर्म है और काफी सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है रिसेंटली। प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिलता है, मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर हम बैंकिंग स्पेस की बात करें तो आई थिंक लीडर हैज बीन पीएसयू बैंक्स। रिसेंटली जो रैली आई है वो पीएसयू बैंक से ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। स्ट्रेंथ वहां पे काफी बेहतरीन है। इवन आज ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस लीड कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक तेजी का मन बनाया जा सकता है। इसमें से एक कैंडिडेट मुझे पसंद है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे तेजी की जा सकती है 108.10 पे। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 104 का और टारगेट रहेंगे 112 से लेके 120 के। ठीक है, ये कुछ एक अलग अलग स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। इसमें से बैंकिंग है, केमिकल्स है, आईटी है ना, ये सब सेगमेंट्स के सेलेक्टिव स्टॉक्स में आप ट्रेड करना, ध्यान रखना। ऑलरेडी आपके पास पोजीशंस हैवी है तो ज़्यादा पोजीशंस ना लेना। एक मात्र अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है ये, इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एक बार जरा इंडिया विक्स दिखाइए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सेटल हो चुका है। 15-20 मिनट विक्स करीब 6-6.5% टूटा, बट 20 के ऊपर अभी भी है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। अच्छी बात है कि विक्स 6% टूटा, बट अभी भी वॉलिटिलिटी कम उतने पैमाने पर नहीं हो जितने पैमाने पर कम हो जानी चाहिए थी। देखते हैं, अभी थोड़ा और समय दो इसको, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको नोटिस कराता हूँ, 450 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, लेकिन अभी तक इससे 22,800 पार नहीं हुआ। आप एक बार ज़रा चेक करेंगे तो देख लीजिएगा। और आज का हाई है 820 का, तो एक बार ये 820 पार करेगा तब नया हाई क्रिएट करने के बाद फिर ये पीछे शायद मुड़ के ना देखे और आज में इसके ऊपर क्लोजिंग भी रखे। हमने शुरुआत में भी आपको 1 घंटे का समय दिया है कि कम से कम 1 घंटे तक 22,800 अगर आ जाए और इसके टिक जाए मार्केट तो काम बन जाएगा। अदरवाइज नहीं तो ज़्यादा पोजीशंस हैवी मत रखना, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिव खड़ी हुई है। जब तक वो सेटल नहीं होएगी, उनको सल्टाया नहीं जाएगा, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 22,800 ये मेक ब्रेक लेवल है। और आप एक बार भी आज सुबह से
बैंक निफ्टी 50,800 से नीचे नहीं जा रहा, तो बैंक काउंटर्स के अंदर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, ये 50,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये सब मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्रिटिकल तरीके से सब फाइन ट्यून कर करके बता रहा हूँ, और आप इसको रोज़ देखें, सब कुछ देखें, जानें, तो आपको पता लगता चलेगा। एक और चीज़, आज रिलायंस और HDFC, इनफैक्ट रिलायंस का योगदान है और ये 1200 की कैटेगरी में वापस आ गए। शिवांगी, एक बार जरा रिलायंस के बारे में बताइएगा, अगर इसमें मोमेंटम तेज़ बनना है, ये मार्केट्स को नए लेवल पे ले जाने की कैपेसिटी रखता है, तो मैं कोई ऑप्शंस के ट्रेड के साथ शुरुआत करूं, कैश में रखूं, या फिर लूं ही नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी? जी बिल्कुल, रिलायंस की अगर हम बात करें तो पिछले 4 दिनों से एक अच्छी यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और स्ट्रेंथ देते हुए नजर आ रहा है ये पूरे मार्केट को। ओवरऑल ओएमसीज में भी हमने काफी एक रब ऑफ देखा था, जो कि यहाँ पे एक एक डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिला है यहाँ पे। रिमार्केबली अगर रिलायंस की हम आईवीज देखें तो पिछले 2 दिनों से थोड़ी कूल ऑफ हुई है, और वीकली बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी लेवल से एक सपोर्ट लेते हुए ये टर्न करते हुए नजर आया है। हालांकि पिछले महीने के सारे गेन्स को गिव अप कर दिया था, बट जिस तरह से रिकवरी हुई है 4 दिनों में, वो काफी एक स्विफ्टनेस और एजिलिटी दिखा रहा है स्टॉक में। तो यहाँ पे बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी लेवल्स। ओवरऑल मेरी राय रहेगी कि हम पोजीशंस हेड्ज रखें। नेक्स्ट जो है 1240 तक के इमीडिएट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो वहां के लिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को ध्यान रख सकते हैं। 1200 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है, फाइनली वो निफ्टी ने भी वो लेवल पार कर लिया जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, और वो हेल्प ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही पार हुआ है, जिसके बारे में अभी शिवांगी आपको बता भी रही थी। करीब 2.5% ऊपर आके इसने नया हाई बनाया, नया लेवल्स बनाया, और साथ ही निफ्टी ने भी 22,800 को पार कर लिया। फाइनली मेरे दोनों लेवल्स पार हुए हैं, और पहले 1 घंटे से पहले पार हुए हैं। 22,800 पार, 50,800 पार। तो अगर ये टिके रहे अब, तो आप अगर कोई पोजीशंस लेके जाना चाहें, बोले जी हमने तो ले रखा है माल, अब हमें प्रॉफिट बुक करना कि नहीं करना चाहिए। देखो, विक्स अभी सिर्फ 5.5% ही घटा, बट फिर भी घटा है। 5.5% विक्स के साथ लेवल्स आ गए हैं। एफआईज की होल्डिंग 21% लॉन्ग पड़ी है। थोड़ा बहुत माल रख के जाओ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टाइम टू टाइम बुक भी करते रहो, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। विक्स को थोड़ा और टूटना होगा, विक्स जैसे से टूटेगा तभी बात बनेगी। ठीक है, अब बोलेगी ये विक्स टूट जाएगा तो फिर लेवल कैसे पार होंगे? बॉस, हो तो गए। अब 22,800, 50,800 को सिर्फ टिकाना है। लेवल्स पार करने का काम ऑलरेडी मार्केट ने कर दिया आज का। अब ये सिर्फ इनको रोकना है, ये रुक जाएंगे, उसके लिए ज़्यादा हाइयर द विक्स नहीं चाहिए आपको। KPIT टेक का एक बार शेयर दिखाइए। थोड़ी देर पहले हमने अपने मेहमानों से पता किया था, और शिवांगी ने शायद आपको इस पर रिकमेंडेशन दी थी, बाकायदा डेज हाई पे KPIT टेक आपको शेयर वो दिख रहा होगा, दिखाते जाइएगा सारे शेयर्स जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए 5% ऊपर है। आते हैं कुछ एक और सेलेक्टिव शेयर्स पे, जहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी एग्रेसिव बन रही हैं और बढ़िया बन रही हैं। PI इंडस्ट्रीज़ भी दिखाओ एक बार। 6.25% हो गया, 5% ऊपर था। जब हमने आदित्य से पूछा था हाथ से तो नहीं निकल गया, उन्होंने कहा नहीं निकला, बिल्कुल नहीं निकला। और अब आप देखो ये 6.25% है, थोड़ी और चला है। एक बार ज़रा सरकारी शेयर UPL भी दिखा दो स्क्रीन पर। UPL एक बार जरा, जो आदित्य ने दिया था UPL, वो शेयर्स भी दिखाओ स्क्रीन पर। हाँ, एक और शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आज आपको केमिकल्स के सभी शेयर्स बताए थे। एक बार जरा दीपक नाइट्रेट दिखाओ, दीपक नाइट्रेट, जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। हाँ, फटाफट से सारे शेयर्स। दीपक नाइट्रेट दिखाना, उसमें बढ़िया बिल्डअप हुआ है, शेयर 4% ऊपर आ गया, डेज हाई टेस्ट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, नई थीम केमिकल्स की पैदा होगी। चाइना वर्सेस US का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर इंडिया के हिसाब से हो सकता है तो केमिकल्स होगा। अब इस पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी विश्वमोहन आज समय से पहले नहीं आए, बल्कि एक जानकारी देने के लिए आए हैं। वो जानकारी सोने के नए रिकॉर्ड की है। सोना चल रहा है, इक्विटीज़ में थोड़ी रिकवरी भी है। सोना कितना चला, कहाँ तक और चल सकता है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ एक बार विश्वमोहन से समझ लेते हैं। विश्वमोहन जी बताइए, रखा हुआ सोना और महंगा हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं खरीदा वो अभी खरीदें, या फिर खरीदे ही नहीं, सस्ता मिलेगा बाद में?
देखिए बाद में थोड़े भाव तो डेफिनेटली यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि अनचार्टेड जोन में गोल्ड का मार्केट पहुंच चुका है, जहां पर आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अनसर्टेन मोड में है। जिस तरह के माहौल है और ट्रंप की तरफ से लगातार जिस तरह के बयान बार बार बदलते हैं, उससे अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा 90 दिनों के पॉज के बाद गोल्ड गिरना चाहिए था, रिस्क प्रीमियम कम होना चाहिए था, उसके बाद भी सोना नहीं गिर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। आज घरेलू बाजार में बात करें तो 93,736 का नया हाई बनाया है। आज भी 1,500 रुपए तक की तेजी है, 1.5% से ज्यादा की तेजी। बहुत अनयूजुअल सी तेजी है गोल्ड में, इस तरह की तेजी गोल्ड में रोज रोज नहीं आती है। पिछले हफ्ते अगर आप 7 अप्रैल की बात करें तो वहां पर घरेलू बाजार में सोना 87,000 रुपए के नीचे भी आया, तो वहां पर एक अच्छा मौका था। जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस थे उनको लगा था कि अच्छा बाइंग लेवल है, और वहां से देखिए 4 दिनों में करीब करीब 7,000 रुपए की तेजी आ चुकी है। सबसे बड़ी तेजी यही है, ट्रेड वॉर को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी है। दूसरी वजह गोल्ड ETF, पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ग्लोबल गोल्ड ETF में हुआ है। हेज फंड्स की बाइंग अच्छी हो रही है। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर रिटेल मार्केट में सोने की खरीदारों में होड़ मची हुई है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो सोना खरीदे। इस ऐसे अनसर्टेन माहौल में उनको लग रहा है कि सबसे सेफ बेट यही है। और बार की जो अनसर्टेन माहौल में डॉलर की भी बाइंग होती थी एक से सेफ हेवन के तौर पर, लेकिन इस बार पूरी तरह से गोल्ड पर फोकस है, और यही वजह है कि लगातार सोना चल रहा है। लेकिन कब तक चलेगा और कब बड़ी गिरावट भी आ जाए ये भी कहना मुश्किल है। हमने आज भी एक एनालिस्ट से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चार्ट भी शेयर किया था। उन्होंने कहा कि अनचार्टेड जोन में है, यहां पर संभल के रहना चाहिए गोल्ड मार्केट में। बिल्कुल, तो संभल कर रहने की सलाह सोने पर, लेकिन सोना आज फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। और जैसे हमें विश्व मोहन बता रहे थे, कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते ये तेजी दिखी है। विश्व मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच कुछ चुनिंदा FMCG स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। याद रखें, वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था, कई सारे स्टॉक्स में तेजी दिखी थी, लेकिन आज वो ट्रेड रिवर्स होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट FMCG इंडेक्स में सबसे कम तेजी आज के सत्र में दिखी है, 0.5% की तेजी, लेकिन फिर भी सबसे कम तेजी। वही इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो डाबर 1% तक गिर चुका है। इमामी, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो ये वही शेयर थे जहां पर अच्छी खासी तेजी वेडनेसडे को दिखी थी, और आज वो ट्रेड रिबाउंड होता हुआ नजर आया। शिवांगी, आपसे पूछना चाहूंगी, 2 स्टॉक्स डाबर और इमामी, क्या राय होगी इन दोनों ही रूरल इकोनॉमी बेस्ड स्टॉक्स पर? फोकस ज्यादा यहाँ पे कंजम्पशन स्पेस में है मेरा ओवरऑल। अगर हम बात करें तो चाहे वो डाबर हो, टाटा कंज्यूमर हो, और हमने देखा है थोड़ी बहुत एक अच्छी मूव ITC में भी हमने देखने को मिला है। तो ये सारे ही स्टॉक्स काफी पॉजिटिव है, और हमने एक स्टेबिलिटी देखा है इन सारे क्षेत्र के स्टॉक्स में, जो कि ऐसे वॉलेटाइल बाजार में हमें फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। तो डाबर या टाटा कंज्यूमर दोनों ही काफी अच्छे प्रेफर्ड पिक्स हैं ऐसे बाजार में, और इनको हम नजर रख सकते हैं फॉर अ क्विक गेन्स। और लंबी अवधि के लिए भी स्ट्रक्चर जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। डाबर इनफैक्ट लोअर जोन से एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर दिखा रहा है, और टाटा कंज्यूमर जो है हायर जोन्स पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर जो है रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी फेवरेबल नजर आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल दोनों ही स्टॉक्स, इमामी, टाटा कंज्यूमर और कई सारे FMCG स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। लेकिन मेटल सेक्टर से टाटा स्टील पर भी नजर डालेंगे। बड़ी खबर निकल कर आई थी वेडनेसडे शाम को, कंपनी ने कहा कि टाटा स्टील नीदरलैंड्स ऑपरेशंस में कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है। उसके बाद अब एनालिस्ट के साथ कॉल हुआ, 500 मिलियन यूरोस तक नीदरलैंड्स ऑपरेशंस के कॉस्ट कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो 10 से 15% तक कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट कम होंगे। इनफैक्ट कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि इस कॉस्ट रिडक्शन के चलते $70 से $80 पर टन के आसपास कंपनी का एबिटा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, लेकिन अगले 1.5-2 साल की बात करें तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। और इस पॉजिटिव खबर के चलते टाटा स्टील करीब 5% आज के सत्र में चढ़ चुका है। आदित्य, क्या राय होगी टाटा स्टील पर 133 के आसपास कारोबार करता हुआ? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ की तरह स्टॉक भी वैसा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, उस तरीके का यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी है। स्टॉक 5% प्लस है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान ही बनाना चाहिए। टेक्निकली स्टॉक ने हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाना चालू कर दिया है, जो एक पॉजिटिव संकेत है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे।
तो यहाँ पे बाय का ही नजरिया रहेगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैंने भी अपने क्लाइंट्स को बाय की सलाह दी हुई है मेटल स्टॉक्स में। और यहाँ पे जो तेजी का माहौल बना हुआ है मुझे लगता है कंटिन्यू रह सकता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 130 का, और एक तेजी का रुझान बना सकते हैं। बस एक पॉइंट आपको नोटिस करवाना है, 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने दिखा दिया स्क्रीन पर। अगर आप देखें तो 51,000 के ऊपर आके ट्रेड करने शुरू कर दिया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी का लेवल तो ऑलरेडी 50,800 पार है। ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द को आप गौर से सुनिएगा। शिवांगी और आदित्य भी इसके गवाह हैं, और आशीष और मानसी भी, हमने सुबह भी यही बात बोली कि 50,800 के अगर ऊपर आ जाता है तो बाजार थोड़ा और चलेगा, और इसी तरह से 22,800 के ऊपर अगर आ जाता है तो बाजार थोड़ा और चलेगा। दोनों ही हमने गैप के साथ नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद पाए हैं, तो ये शायद थोड़ा और खींचेंगे मार्केट को। और ऑलरेडी करीब 845 पे अभी भी निफ्टी चल रहा है। ध्यान रखा जाए, विक्स उतना नहीं टूटा जितना टूटना चाहिए था। मेरे हिसाब से कम 10% की करेक्शन विक्स के अंदर आनी चाहिए थी, बट अभी वो नहीं आई है। इसलिए वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप अपने वित्त सलाहकार से अपना फाइनेंशियल लीवरेज चेक करते हुए, और जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट बना है, से मान लो आपने 22,000 के आसपास प्लस किया हुआ है तो 800 पॉइंट का गेन है। हाँ, मान लो 4 लॉट लिए हैं, एक लॉट काट लो, हाँ, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो कि 22,700 पे मैं डाल देता हूँ या 600 पे डाल देता हूँ। कुछ ना स्टडी करो जो स्विंग ट्रेड उठा रहे हैं। और ये इतना वॉलेटाइल मार्केट्स है, क्योंकि बड़ी बात नहीं, अगर वॉलेटिलिटी चरम पे खड़ी रही ना, अपने हाई पे खड़ी रही, तो कल फिर से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ भी आ सकती है। तो आप पॉजिटिव भी आ सकती हैं, विक्स का मतलब नेगेटिव ही नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है वापस से। तो थोड़ा थोड़ा ना अपने हाथ की चीज़ को अपने हाथ में रखो, ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने देना, और पोजीशंस को स्लाइटली लाइट करके रखो, क्योंकि आप 3 दिन की वापस छुट्टी पे जाओगे। अब 3 दिन में ना जाने क्या हो जाए, फिर आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल भी सकती हैं। तो बस ये एक पॉइंट नोटिस करना है कि जैसे जैसे लेवल्स 2 अचीव होते जा रहे हैं, या तो ट्रेल डालो, या तो हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करो, या तो कुछ ना कुछ उसके बारे में स्टडी करो। ये आपका अपना इंडिविजुअल फैसला भी हो सकता है, मेरे कहे पे भले मत जाइए आप, ठीक है। बैक टू द अदर एंकर्स, मानसी या फिर आशीषा, अपने कंटिन्यू करिए प्लीज क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में भी 850 अंकों की मजबूती का रुझान देखने को मिल रहा है। चेयरफुल है मार्केट, उम्मीद यही करके चलते हैं कि शुक्रवार का सेशन फर्स्ट हाफ में जिस तरह की मजबूती है इंटैक्ट रहे ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज EMS से जुड़े स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए इन दिनों। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को पुल अप कीजिए, करीब 7% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ। इसी लिस्ट में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट करीब 6% की तेजी, और एम्बर एंटरप्राइजेस में भी करीब 5-6% की तेजी देखने को मिल रही है। सवाल मेरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर होगा शिवांगी आपसे। 2 चीजें हैं, एक तो कंपनी ने ताजा चेन्नई में इन्वेस्टमेंट किया ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का, और दूसरा इन दिनों इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब इमर्ज हो सकता है, इस बात की लगातार चर्चा हो रही है। स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज हैं, रिड्यूस टैक्स रेट्स हैं, और न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स धीरे धीरे जो गठन हो रहे हैं, मौका मिले और अगर ठीक से इस पर कामकाज किया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से एक नया हब बन सकता है। इसी के तर्ज पर ब्रोकरेजेस भी अपने पॉजिटिव रिपोर्ट्स लगातार पेश कर रहे हैं। क्या राय होगी डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स पर? ओके, शिवांगी से शायद हमारा संपर्क टूटा है। आदित्य, आप EMS कैटेगरी डिक्सन, एम्बर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स पर अपना टेक दीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ पे प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव है। अगर डिक्सन की बात करें तो ये स्टॉक में 6% की आज तेजी देखने को मिली है। ऑल द स्टॉक बहुत बड़ा लगाड़ रहा है एट द टाइम में, इसको बहुत मुश्किल होती है ब्रेकआउट देने में, तो एक लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करें। यहाँ पे ब्रेकआउट 14,700 के ऊपर आएगा, वहां से एक बार ये स्टॉक निकलता है तो तेजी का मन बना है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करें। और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे एक तेजी का व्यू रख सकते हैं 912 में। स्टॉप लॉस रहेगा इधर 860 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 970 के।
डिक्सन, एम्बर और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे काउंटर्स पर पोजीशंस हैं उसे तो इंटैक्ट ज़रूर रखना ही है। नई पोजीशन के लिए स्ट्रैटेजीज जो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार सुझा रहे हैं उस पर नज़र रखें। लेकिन बाजार में लगातार तेज़ी बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती तेज़ी में फंडामेंटल और टेक्निकल नज़रिया बाजार पर हम आपको बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स के जरिए उनकी एनालिसिस पेश कर रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार पर भी तो नज़र होनी चाहिए। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी इस मजबूत बाजार में किस तरह की बन रही है इस पर नज़र होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन के चैंपियन हमारे उस सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के सारे 12 शेयरों में मजबूती है। 50 निफ्टी के शेयरों में से करीब 47-48 शेयर मजबूत हैं। ऑप्शंस के क्या ट्रेड बन रहे हैं, इस पे क्या स्ट्रैटेजी कोई नई लेकर आए हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। बिल्कुल देखिए, बैंकिंग स्पेस पर फोकस रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। बैंकिंग स्पेस में लगातार हमने पिछले कुछ समय से एक आउट परफॉर्मेंस देखा है। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पर एक गैप फिलिंग का प्रोसेस हमें होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक को 2150 तक ले जा सकती है, इसलिए यहाँ पे एट द मनी का 2100 का कॉल खरीदने की सलाह होगी। 38 के आसपास खरीदारी की रेंज है एंड यहाँ पे हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 51 एंड 55, ये दो टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस अपना होगा 23 का। इसका लॉट साइज 400 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज पर लॉट रेट अप्रोक्सीमेटली 5600 का है एंड पर लॉट रिवॉर्ड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 11200 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रखने की सलाह होगी, इसमें कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की दमदार रणनीति हमें बताने के लिए। सो नीलेश जैन की ऑप्शन की रणनीति कोटक महिंद्रा बैंक पर 2100 की कॉल खरीदने की राय, 35 से 37 के लेवल्स, लक्ष्य पहला 51, उसके बाद 65 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 23 का लगाना होगा। कॉल वर्कआउट करने पर अधिकतम मुनाफा 11200 का हो सकता है। अगर रिवर्स जाती है कॉल तो फिर अधिकतम नुकसान जो है 5600 का होने की संभावना भी है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद वायदा बाजार यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। एक और स्टॉक देख लेते हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी के लिए खबर आई है। कंपनी ने सऊदी की माइनिंग कंपनी के साथ एक करार किया है, एक एक्सपेंशन अग्रीमेंट किया है। 5% की तेजी के साथ आदित्य न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट तो नजर आ ही रहा है। टेक्निकली चार्ट्स पर भी क्या स्ट्रेंथ है? बिल्कुल, देखिए बहुत टाइम से ट्रैक्शन बना हुआ है केमिकल स्पेस में एंड फर्टिलाइजर स्पेस में। ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे तेजी का व्यू बना सकते हैं 2103 पे। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2000 का और इधर टारगेट रहेंगे 2200 से लेके 2230 के। ये एक राय आपको मिलती हुई। कोरोमंडल इंटरनेशनल तेजी है और यहाँ से मजबूती का रुझान। फर्टिलाइजर स्पेस अब फोकस रेडार पर भी रहेगा बिकॉज आगे मानसून सीजन आएगी और मानसून के साथ साथ एग्री रिलेटेड काउंटर्स पर नजर जरूर होनी चाहिए। फार्मा सेक्टर को लेकर रविंदर एक रिसर्च लेकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं फार्मा में इस वक्त क्या अपडेट्स नजर आ रहे हैं। रविंदर बताएं। जी बिल्कुल, आज सभी फार्मा स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर कई फार्मा कंपनीज़ पर जो है बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और ओवरऑल फार्मा सेक्टर भी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एक के बात करते तो सबसे पहले बात करते सन फार्मा की, जहाँ पर यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है सन फार्मा के फेवर में फैसला सुनाया है, जहाँ पे उन्होंने जो है लेक्सेल्वी की लॉन्च पर जो उन्होंने पहले जो टेम्पररी रोक लगाई थी उसको यूएस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हटा दिया है और कंपनी के पक्ष में जो है फैसला सुनाया है। और इस ड्रग का जो ये जो ड्रग है वो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है और कंपनी जो है जल्दी दवाई के लॉन्च के लिए ऐलान करने वाली है। अब बायोकॉन में भी तेज़ी है, जहाँ पर बायोकॉन में जो है यूएस एफडीए ने जो है उनके एक ड्रग के लिए अप्रूवल दिया है और ये जो ड्रग है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो है यूज़ होता है, जिसके चलते बायोकॉन में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। सिप्ला में भी जो है आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पर सिप्ला को भी जो है यूएस एफडीए से एक जेनरिक दवा के लॉन्च के लिए मंजूरी दे दी गई है और ये जो दवाई है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 3 महीने के लिए जो टैरिफ टालने का फैसला कल परसों उन्होंने बताया था, जिसके चलते ओवरऑल फार्मा सेक्टर्स में भी जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है।
ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिकल्स के अंदर क्या हो रहा है और साथ ही स्पेशली सिप्ला के अंदर भी क्या हो रहा है ये आपके लिए है। लेकिन ये अभी भी सेक्टर काफ़ी वॉलेटाइल है, आईटी एंड फार्मा, क्योंकि दोनों का बड़ा हिस्सा ग्लोबल मार्केट से आता है, डॉलर्स पे आता है, यूएस डिपेंडेंस काफ़ी है। तो अभी तो एक राउंड का ही टैरिफ हुआ है, बाद में पॉज लगा है, अभी फार्मा पे जानकारी लेनी बाकी है। लेकिन इस सभी चीज़ों पे को साथ में ब्लेंड करके देखना, आप समग्रता में सारा फार्मा सेक्टर्स देखना। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि केमिकल्स ज़्यादा ठीक है, तो एपीआई वाली कंपनीज़ को डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल की कंपनी से थोड़ा अलग कर लेना। शायद एपीआई वाली जो कंपनीज़ होंगी जो कि रॉ मटेरियल बना रही हैं वो ज़्यादा बेहतर अच्छे पोजीशंस पे होंगी, बजाय सीधा जो फार्मास्यूटिकल यानी कि सीधा जो दवा बना रही हैं। तो एपीआई के अंदर थोड़ा आपको अभी भी ग्रीन शूज़ दिखेंगे, थोड़े ग्रे शूज़ आपको शायद फार्मा के अंदर दिख जाएं, बट फिर भी स्टडी करके लेना बॉस। हाँ, ऐसे मत करना, इसमें कोई भी काम एट रैंडमली मत उठा लेना। 51,000 का लेवल अभी भी मेंटेन्ड है, बस प्रॉब्लम यही आ रही कि विक्स बहुत ज़्यादा नहीं टूटा। विक्स को और तोड़ दोगे तो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ 51,200 का टारगेट आज में अचीव हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जो हमारा अल्टीमेट टारगेट था, टारगेट नंबर 2, 50,800 और 51,200, 51,200 आज में हो जाएगा। बट थोड़ा विक्स और तोड़ो, विक्स ही रोक रहा है, नहीं तो इसके पास तो इतना बारूद है बॉस, तो उड़ा दे सिस्टम में से। खैर एनी हाउ, आदित्य अरोड़ा से 1-2 शेयर और पता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम कॉमोडिटी सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। आदित्य, मैं कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर्स भी पता कर रहा हूँ आपसे, हाँ जरा वो भी जरा देखिएगा। डाबर आज नहीं चल रहा, आज दिन भर में नहीं चलेगा, ऐसा चांसेस लग रहे हैं आपको कि आज दिन भर में नहीं आएगा हर निशान में? उसमें ज़रा मेहनत ना की जाए, ज़रा दिमाग ना लगाया जाए डाबर पे। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए मुझे लगता है कि एफएमसीजी एक स्लो मूवर है और धीरे धीरे चलता है। आज ये स्टॉक ने अपने नए लो लगाए 455 के, और वहां से रिकवरी देखने को मिली। तो इधर ज्यादा अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट इस स्टॉक में 465 के ऊपर आएगा, तब जहां इधर ज्यादा एफर्ट डालना चाहिए तेजी की साइड। और शॉर्ट में मुझे लगता है अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बॉटम से अच्छी रिकवरी आई है स्टॉक में। तो मेरा यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए इंतजार रहेगा 465 के ऊपर, यहाँ पे मेरा व्यू पॉजिटिव बनेगा। पूछते हैं कि आपने लेवल्स कौन से और कैसे कैसे बताए थे। अगर आप सुबह 8 बजे वाला सेशन देखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको हम सारे लेवल्स बताते हैं, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, यहाँ तक कि काम करने का तरीका भी बताते हैं। ये शायद हम इकलौते ऐसे होंगे जो आपको ये भी बताते हैं कि सौदे पंच कैसे करने हैं। नहीं तो ज़्यादातर व्यूज़ आपको जो मार्केट्स में मिलते होंगे सोशल मीडिया पे, वो ये मिलते होंगे कि ये लेवल्स हैं, यहाँ तक गिरेगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक गिरेगा तो यहाँ आ जाएगा, फलाना होगा तो ठिकाना होगा। टिपिकली हमारी कोशिश ये होती है कि आपको पूरा हाथ पकड़ के यहाँ तक भी नोटिस करवाएं कि भाई आपको ट्रेड कैसे करने हैं। आज ऑप्शंस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे पैसा नहीं बनेगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कैसे। आप देखो, एक बार जरा 22,300 की कॉल दिखा सकते हो अगर आपके टर्मिनल पे आ सकती है तो। 22,300 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 22,300 अगर वो कॉल आ सकती है तो 676 की कॉल अभी चल रही है, वो 676 रुपये की। ठीक है, उसका मैं ओपनिंग प्राइस आपको दिखाता हूँ। ओपनिंग प्राइस है 600 रुपये का। 22,300, ये 200 है, 22,300 दिखा पाओ तो। हाँ, तो उसका ओपनिंग प्राइस है 600, हाई प्राइस है 699। ओके ठीक है, आपके पास स्ट्राइक नहीं होगी वो। चलो मैं अब इसमें तो खैर मैंने देखा नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप इसको हटा दो 1 मिनट के लिए, खाली निफ्टी रखो अब आप। चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। तो 100 पॉइंट का दायरा बना है आज का। उस 22,300 वाली कॉल में ओपन प्राइस था 600, हाई प्राइस बना 700, सिर्फ 100 पॉइंट का दायरा है। उस 100 पॉइंट के अंदर ही झूल रहा है वो। तो जबकि बाजार, अगर एथिकली आप मेरे से निफ्टी पूछेंगे तो निफ्टी के अंदर कम से कम 150 से 250 पॉइंट का इजाफा हुआ है उसके बाद से, और खुलने के बाद से। तो ऑप्शंस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि थोड़ा विक्स अभी प्रॉपरली डाउन नहीं है, तो एकदम से ना शूट नहीं हो रही है और गैप मिला हुआ है। तो पुट्स ज़्यादा तेज़ी से टूटी हैं, कॉल्स एक्यूमुलेशन कम है, तो इसलिए ऑप्शंस वालों का आज मज़ा ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादा मज़ा उनको आएगा जिनके पास कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस है या जिन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्लस किया है ना, या लेवल्स के बाद किया है। जैसे अगर मैं आपकी जगह पे खड़ा होता हूँ तो मैं 50-800 के बाद मैंने प्लस किया तो मैं 200 पॉइंट का गेन लेके बैठा हूँ मार्केट के अंदर।
ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन करना। देखो अब आप हमारे इतना पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं और इतनी बात रखते हैं, तो कुछ ना कुछ हम स्टडी वगैरह करके बैठे हैं और साथ ही एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट भी बैक टू बैक आपको मिलता है। आदित्य, कहीं भी हमने कुछ गलत बोला है, कहीं हम थोड़ा इनकरेक्ट है तो ज़रा करेक्ट कीजिए, फिर हम कमोडिटीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। कि आपकी बातें एकदम हैंड पिक की हुई होती है और आपका स्टॉक सिलेक्शन भी काफी बेहतरीन है और काफी कुछ सीखने को मिलता है आपसे। बट जो इंडेक्स लेवल पे आप बता रहे हैं ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, विक्स डिक्लाइन हुआ है, तो ऑप्शन बाइंग में जाहिर सी बात है कि हाथ जलाने नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके फेवर में मूव भी आता है बट विक्स डिक्लाइन होता है तो प्रीमियम बढ़ते नहीं है, जो आपको मुनाफा आप एक्सपेक्ट करते हैं वो अचीव नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन होती है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोविड में भी विक्स बहुत बढ़ गया था, आपने सपोज कॉल लिया बट विक्स डिक्लाइन किया तो आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि विक्स का डिक्लाइन आपका मुनाफा खा जा रहा है। तो आपने बिल्कुल सही तरीके से कंपैरिजन ड्रॉ करके बताया कि ऑप्शन बायर को इधर कुछ खास मुनाफा नहीं मिल रहा है, फ्यूचर जिन्होंने खरीदा है उनको मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, विक्स का आपको बहुत फायदा दिलाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आपका भी शुक्रिया अपना टेक बाजार पर हमारे साथ रखने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक भी अपनी राय हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे, 10 के बाजार का रुख करेंगे, कमोडिटी कॉर्नर का रुख करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत